हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शुभ्रा रंजन आईएएस। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नॉट जस्ट कोर एग्रीकल्चर बट एग्री इकोनॉमी, एग्री एनवायरमेंट एंड एग्री ज्योग्राफी। इससे क्लोज टू 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टू सॉल्व योर प्रॉब्लम वी आर टेकिंग दिस 2 hour सेशन जहां एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दैट वुड हेल्प यू क्लियर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. Ensure that you watch video and read notes simultaneously. If you want access to the notes, you can check the description box. We have provided the link. You can click there and access the notes. Secondly, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, do tell us in the comment section, like the video and share it among all your friends so that it motivates us to bring more such videos. Hope you like this video and best of luck for your prelims examination. Thank you. So first important thing, as I told you in the previous part also, it's not going to be core agriculture. Agriculture part तो है, लेकिन agri economy पर भी हम फोकस करेंगे, agri environment, agri geography पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर वो भी कवर करेंगे. सो इफ यू एनालाइज क्वेश्चन, क्लोज टू 10 to 12 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से आते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड पीपल निग्लेक्ट इट. उनको लगता है ये ज्योग्राफी से हो जाएगा या एनवायरमेंट से हो जाएगा, लेकिन इट रिक्वायर्स स्पेशल इनपुट राइट फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो हम यहाँ करंट अफेयर्स का बेस लेके उसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच वी वुड टेक टुडे इज बायोफ्लॉक फार्मिंग. दिस टर्म वाज इन न्यूज. हिंदू न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट टर्म था बायोफ्लॉक फार्मिंग. यूपीएससी यूजुअली आस्क दिस टाइप ऑफ टर्म्स. मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है, वर्टिकल फार्मिंग क्या है. सो बायोफ्लॉक फार्मिंग आपको पता चाहिए एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता चाहिए. अगर आपको पता नहीं है बायोफ्लॉक फार्मिंग के बारे में, डेफिनेटली यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. सो बेसिकली बायोफ्लॉक फार्मिंग क्या है? इट्स अ इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल फिश फार्मिंग टेक्निक है. तो बेसिकली फिश फार्मिंग में क्या होता है, व्हेनेवर वी गिव फिश टैंक में या एक्वाकल्चर पॉन्ड में जब भी हम उसमें फीड डालते हैं, व्हाट हैपेंस इज फीड डालते हैं एंड एज दैट फीड, कुछ फीड तो फिश खा लेती है, बाकी का फीड इट डिसॉल्व्स इनटू वाटर. सेकेंडली जो फिश का एक्सक्रीटा होता है इट आल्सो डिसॉल्व्स इनटू वाटर एंड इट क्रिएट्स अ इनहैबिटेबल सिचुएशन इन द फिश टैंक एंड दैट सिचुएशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द फिशेस. तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी डू इन बायोफ्लॉक टेक्निक इज we have various microorganisms which are put in the fish tank, जैसे फंगाई हो गया, algae, बैक्टीरिया. इसको हम क्या करते हैं, उस फिश टैंक में जाते हैं, we inoculate करते हैं, and through this microorganisms, what this microorganisms does is it converts this excreta of the fish and the excess feed into an important nutrient which would be helpful for fishes. So इसका पॉजिटिव बेनिफिट क्या है, जो एक्सक्रीटा था, जो एक्सेस फीड था, उसको वापस रीयूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बायोफ्लॉक फार्मिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक. सस्टेनेबल फिश फार्मिंग टेक्निक है जो आपको पता चाहिए. बायोफ्लॉक फार्मिंग जब भी आएगा तो यू शुड नो व्हाट इज डज इज एक्सेस जो फीड जाता है या फिश एक्सक्रीटा होता है उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है. कौन कन्वर्ट करता है? इट इज डन बाय algae and what do you say fungi, algae ये कन्वर्ट करते हैं. ये इसमें हम इसको इनोकुलेट करते हैं वो फिश टैंक में, फिश पॉन्ड में. तो बायोफ्लॉक टेक्निक या बायोफ्लॉक फार्मिंग पता चाहिए. जब भी हम बायोफ्लॉक फार्मिंग की बात करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग इज आल्सो इन न्यूज. ये हिंदू में रिसेंटली न्यूज आर्टिकल आया था. सेकेंडली द ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो इंडिया में कंडक्ट किया गया था. यू शुड नो व्हाट इज वर्टिकल फार्मिंग. बेसिकली व्हाट वी डू इज वी हैव दिस, instead of farming on a horizontal land, what we do is we have vertical stacks. हम इसमें क्या करते हैं, the plants are grown in a vertical stacks and basically this type of farming helps us to reduce the stress on land and it's an important way of farming technique which is used in urban areas. तो एक important है. And basically buildings में, homes में you must have seen this new type of vertical farming and basically what we do is इसमें indoor farming majorly की जाती है and vertical farming के 3 types है which you should know. There are 3 types of vertical farming. First is hydroponics. Hydroponics में क्या है, we grow plants in water. We do not have soil but nutrient rich water में grow करते हैं. एक important aspect पता चाहिए इसको, hydroponics, which is an type of vertical farming. ठीक है, hydroponics हो गया. Next is aeroponics. Aeroponics में what we do is we grow plants in a humid air. We do not have soil or water. Humid air में what we do is we grow plants. तो aeroponics आपको पता चाहिए. And last is aquaponics, एक important type of vertical farming है which combines hydroponics and aquaculture. Aquaculture is fish culture. Aquaculture का मैं definition पूछूंगा आपको. Aquaculture मतलब क्या? तो what I would like to tell you, aeroponics and aquaponics ये
टाइप है एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स, ये टाइप किसके है? ये टाइप्स वर्टिकल फार्मिंग के हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, एंड वर्टिकल फार्मिंग इज अ वे ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब भी हम एक्वापोनिक्स की बात करते हैं, वेयर वी कंबाइन हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर, आपको मिक्स्ड फार्मिंग की भी साइड बाय साइड पता चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं? क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन द सेम फार्म, इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। हमेशा यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है ये आपको पता चाहिए, एक्वापोनिक्स क्या होता है पता चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, वर्टिकल फार्मिंग पता चाहिए, बिकॉज इंडिया में थर्ड हमारा ग्लोबल समिट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम एक्वापोनिक्स फिश कल्चर की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पीआईबी में मार्च 2023 में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था कि इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है उससे रिलेटेड, बिकॉज फिशरीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एक एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। वी कैन नॉट हैव अ नैरो पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो ये रिसेंटली आपको पता चाहिए, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक फैक्ट जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है विद रिस्पेक्ट टू रैंकिंग। तो इंडिया का रैंक प्रेजेंटली थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड व्हाट यू से एक्सपोर्ट में फोर्थ है। जब भी हम एग्री एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एग्री एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं, फॉलोड बाय मरीन प्रोडक्ट्स या एक्वाकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिशरीज एंड इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जानना जरूरी है। उसके बाद व्हीट आता है, शुगर लास्ट में है, मतलब शुगर इज कंपैरेटिवली इज इन द फोर्थ पोजीशन। तो इंपॉर्टेंट है, यहां क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट हम एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू, हम इफ यू वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो राइस है। तो ये एस्पेक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब भी हम मरीन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। there's an organization, ये organization पर 100% there's a chance की question आएगा, that is MAPEDA, that is Marine Product and Export Development Agency है, एक important है, which has been established under an act. It is a statutory body. MAPEDA Act 1972 के अंदर establish हुआ था, and the aim of this organization is to promote seafood export. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सपोर्ट किसका एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, सी फूड का। सी फूड इंपॉर्टेंट है, सी फूड का। सेकेंडली, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आता है, देयर इज अ हाई चांस। सेकेंडली, व्हाट इज द एम, एक्चुअल रोल क्या है मपेडा का, दैट इज इट फोकसेस ऑन मार्केट प्रमोशन ऑफ आवर सी फूड। सेकेंडली, कैप्चर फिशरीज, कल्चर फिशरीज, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ये सारे एस्पेक्ट्स पर वो फोकस करता है, जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तो मपेडा इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स and focuses on promoting export of seafoods, and ये करने के लिए what it does is market promotion करता है, research and development पर focus करता है, quality control पर focus करता है, infrastructure quality processing infrastructure पर काम करता है। तो ये aspect पता चाहिए। next is, जब भी हम मपेडा की बात करते हैं, important certification scheme मपेडा ने लॉन्च की है, सफारी एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता चाहिए। बेसिकली इट्स अ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। ये क्या नाम है इसका, सफारी, ठीक है। I might be wrong with respect to pronunciation, but look into the spelling, ठीक है। Next, what this word means is, it means superior quality of fish products suitable for human consumption. तो ये संस्कृत word है, and through this what we are trying to do is we are trying to promote high quality marine products का हम production try कर रहे हैं, so that they are antibiotic free है, they are meeting all the global standards. तो एक certification scheme है which is run by MAPEDA, ठीक है। Next is, जब भी हम fish production की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे यहाँ इनलैंड फिशरी, इनलैंड जो फिश आउटपुट है वो ज्यादा है, क्लोज टू 75% है। यहां आप मिस्टेक कर सकते हो, इनलैंड ज्यादा है, एंड हमारा मरीन सेक्टर्स का 25% कंट्रीब्यूशन है। तो इनलैंड ज्यादा है, हमेशा याद रखना, इनलैंड ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा इनलैंड फिशरीज से कंट्रीब्यूशन है 75% है। इनलैंड में जो सबसे ज्यादा स्टेट एंड
मरीन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन सा स्टेट है, वो है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश इनलैंड में, एंड मरीन सेक्टर में इस गुजरात, मरीन सेक्टर में इस गुजरात। तो ये दो फैक्टर्स भी साइड बाय साइड आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर। एज आई टोल्ड यू, एक्वाकल्चर जब हमने देखा कि एक्वापॉनिक्स देखा हमने, एक्वाकल्चर उसमें दो चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं, एक्वापॉनिक्स एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज बेसिकली रेजिंग फिशेस। यहां याद रखना, व्हाई आई हैव टेकन दिस डेफिनेशन, एमसीक्यू आएगा कि एक्वाकल्चर मतलब क्या। एक्वाकल्चर इज नॉट जस्ट रेजिंग फिशेस। हम इनलैंड फिशरीज में क्या कर रहे हैं, इनलैंड फिश आउटपुट कैसे निकल रहा है, इस थ्रू एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर का जो कोर डेफिनेशन है इज रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फिशेस, शेलफिश, एक्वेटिक प्लांट्स भी आता है। तो एक्वाकल्चर इज नॉट ओनली फिशेस बट एक्वेटिक प्लांट्स आल्सो। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां लेना चाहता था कि एक्वाकल्चर में एक्वेटिक प्लांट्स भी आते हैं। यहां आप मिस्टेक कर सकते हो। तो ये आपको पता चाहिए कि कौन सा आउटपुट ज्यादा है। सेकेंडली, ये कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम, पहले हमारा मरीन आउटपुट ज्यादा था, इनलैंड कम था, लेकिन फ्रॉम 2000 व्हाट वी हैव इज what we have said, inland production has increased drastically. Inland production has increased drastically. तो ये आप फिगर से देख सकते हो। नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन में, एज आई टोल्ड यू, मरीन में सबसे ज्यादा गुजरात है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। इनलैंड में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है, ओवरऑल आंध्र प्रदेश। तो ये भी आ सकता है कि फिश प्रोडक्शन स्टेट वाइज भी कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है, तो यू शुड नो। तीन चीजें ध्यान में रख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं भी कर लोगे तो मरीन में गुजरात, इनलैंड में आंध्र प्रदेश एंड ओवरऑल में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज, जब भी हमने देखा कि मरीन एक्सपोर्ट सबसे सेकंड लार्जेस्ट पर है। एवरीवन रिमेंबर, हमने देखा कि राइस एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, मरीन सेकंड नंबर पर है। मरीन में भी जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है 75% इज श्रिम्प्स। इंपॉर्टेंट है, श्रिम्प्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इट इज नॉट फिश, इट इज श्रिम्प्स। ये आपको पता चाहिए। एंड श्रिम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी लॉन्च की थी फॉर श्रिम्प्स। लेकिन आपको पता चाहिए कि जो 75% हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मरीन एक्सपोर्ट हो रहा है, जो फिशरीज सेक्टर से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो श्रिम्प्स हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है। एंड व्हाट वी हैव डन इज, जो हम श्रिम्प्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इट इज एन एक्सोटिक स्पीशीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा एक्सोटिक स्पीशीज है? पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अभी गवर्नमेंट थ्रू ICAR व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट इंडिजिनस श्रिम्प। जो हमारा पी इंडिकस है, जो इंडिजिनस वैरायटी ऑफ श्रिम्प्स है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। वी आर ट्राइंग टू जेनेटिकली इंप्रूव दिस पी इंडिकस श्रिम्प सो दैट इसका प्रोडक्शन बढ़े। अभी एक्सोटिक श्रिम्प है, उसको हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिजिनस श्रिम्प्स का भी हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्रिम्प के बारे में पता चाहिए। श्रिम्प्स कैन ग्रो बोथ इन फ्रेश एंड सलाइन वाटर्स, तो इंपॉर्टेंट है। इनलैंड भी ग्रो होता है एंड हमारे मरीन एरियाज में, सलाइन वाटर्स में भी ग्रो होता है, तो आपको पता चाहिए। श्रिम्प्स एंड क्रैब्स आर डिफरेंट। तो श्रिम्प्स एक बार फोटो देख लेना आप गूगल पर, आपको पता चलेगा। श्रिम्प्स सबसे ज्यादा, यस, श्रिम्प्स इज इंक्लूडेड इन एक्वाकल्चर। श्रिम्प्स आर इंक्लूडेड इन एक्वाकल्चर। सो बेसिकली ये श्रिम्प्स कहां मेजरली इसका कल्टीवेशन होता है, इज अराउंड द, एज दोनों में होता है, लेकिन कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है। एंड कोस्टल एरियाज में what we know is, coastal areas में what we have is mangroves and in the mangroves ecosystem what happens is, in the shades and in the vicinity of mangroves shrimps grow होते हैं. So if we are able to promote shrimp cultivation in the mangrove area, what we would be able to do is indirectly we would be able to protect our mangroves also. तो एक important aspect आपको पता चाहिए, क्योंकि because one more important scheme which is in news is sustainable aquaculture in mangroves ecosystem. Sustainable aquaculture in mangroves ecosystem ये एक important scheme था, न्यूज में था, अगर आपने नोटिस किया होगा. ठीक है, तो ये एक important initiative था, sustainable aquaculture in mangrove ecosystem. So in this what we are doing is, हम aquaculture promote कर रहे हैं. किसका aquaculture? कौन से organism का? Shrimps. ये कहाँ promote कर रहे हैं? In the coastal areas जहां mangroves है. So indirectly we are giving employment also and we are protecting the mangroves also. एक important initiative है, and this project is implemented by India and Bangladesh in collaboration with Global Nature Fund GNF. Next is Natureland हो गया एंड बीड्स हो गया, दैट इज बांग्लादेश एनवायरमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी. तो ये जानना जरूरी है, न्यूज में था. लेकिन कैसे हम मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बाय प्रमोटिंग एक्वाकल्चर. ये आपको पता चाहिए. यहां हम कौन सा ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? श्रिम्प्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इफ वी आर एबल टू प्रमोट एक्वाकल्चर, श्रिम्प कल्टीवेशन, हम लोकल हैबिटेट को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट कर पाएंगे. सेकेंडली, जब
हम मैंग्रोव्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। तो सियाम इनिशिएटिव आपने पढ़ा होगा, लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट फिशरीज रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बॉडी न्यूज में थी, दैट इज नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है यहां से, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एंड इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिसेंटली इसको इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड मिला था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। इट फॉल्स अंडर कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर आता है। हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद, हैदराबाद में है। एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा। एंड एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इज टू एनहांस फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेट फिशरीज डेवलपमेंट इन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। डेफिनेटली, ठीक है, हमने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हमने फिशरीज से स्टार्ट किया। क्यों फिशरीज से स्टार्ट किया मैंने ऑलरेडी बताया, न्यूज में है, सारे आर्टिकल्स न्यूज में है, पीआईबी, हिंदू। अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बताना चाहता हूं, ये आएगा, कौन सा है, दैट इज एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन मिशन है, विच इंडिया रिसेंटली ज्वाइंट, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ये क्या है, इट इज किसका इनिशिएटिव था, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ यूएई एंड यूएसए which was launched in 2021 में लॉन्च किया गया था। सेकेंडली, with the aim of addressing climate change and hunger by promoting innovative and climate smart agriculture practices. So through this initiative what we wanted to do is we wanted to deal with climate change also, we wanted to deal with hunger also through climate smart एग्रीकल्चर, तो थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एंड जो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था, एफएओ ने लाया था, हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको पता चाहिए। एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग इनोवेशन, इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क्स हो गया, नॉलेज शेयरिंग से हम ये करेंगे। एंड ये प्लेटफॉर्म, ये एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ये इसको प्रमोट करेगा। एंड इसमें 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट हो गया, सेकेंडली इनोवेटिव स्प्रिंट पार्टनर्स हो गया, एंड नॉलेज पार्टनर्स हो गया। ये 3 लोग इसमें साथ मिलकर करेंगे, एंड इंडिया हैज रिसेंटली जॉइंड। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली देयर वाज एन आर्टिकल that India is trying to promote palm cultivation. Why India is trying to promote palm cultivation बताऊंगा, लेकिन there was an article in Hindu that what would be the impact of promoting palm cultivation. One of the impact would be deforestation. क्योंकि हम क्या palm cultivation के लिए क्या करेंगे, हम forest, जो कोस्टल फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट है, उसको हम कट करेंगे, अंडमान निकोबार में हम प्रमोट करने वाले हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्हाट यू से आइडेंटिफिकेशन की इफ वी प्रमोट पाम कल्टीवेशन व्हाट वुड हैपन इज। एंड लास्ट इज मोनोकल्चर प्रमोट होगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन why there is a threat, why this article came in news was क्योंकि India is going to promote palm cultivation through an important mission. कौन सा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम एक इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। एंड this mission plans to focus on palm cultivation in areas कौन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार। एंड एम इज जो पाम एरियाज, पाम कल्टीवेशन के अंडर एरिया है, दैट वुड बी क्लोज टू 6.5 लाख हेक्टर्स बाय 25-26 हेक्टर्स, हमें 6.5 लाख हेक्टर्स एरिया पाम कल्टीवेशन के अंडर लाना है। एंड इससे ऑयल आउटपुट कितना होगा, पाम ऑयल 11 lakh tons by 2025-26 and 28 lakh tons by 29-30। ये एम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो पता है, सबको पता है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सबको पता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई दिस मिशन, ये क्यों हमने मिशन लाया है, बिकॉज यू शुड नो कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल एंड वेयर वी आर इंपोर्टिंग दिस पाम ऑयल, ये क्वेश्चन आएगा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल है, एक इंपॉर्टेंट है। एंड इंपोर्ट इज क्लोज टू $9 billion, ये रफ फिगर्स है, क्लोज टू $9 billion का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली पाम ऑयल है, palm oil is basically is a vegetable oil है, and it's एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पाम ऑयल, आपको पता चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्शन पर हेक्टर होता है पाम ऑयल का कंपेयर टू ऑल अदर ऑयल सीड्स। जो सबसे ज्यादा इस पाम ऑयल या पाम ट्री से हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ
पाम ऑयल पर हेक्टर निकलता है। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस इंपॉर्टेंट जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो पाम ऑयल है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पाम कल्टीवेशन करने वाले हैं। जो इसमें दो पार्ट है, जो फ्रूट पार्ट है, उससे जो फ्रूट, ये पाम ट्रीज पर पाम फ्रूट निकलता है, एंड ये जो फ्रूट है उसका जो ये जो फ्लेशी पल्प है उससे पाम ऑयल निकलता है, एंड जो अंदर का कर्नल है इससे पाम कर्नल ऑयल निकलता है। दोनों एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। एंड जो पाम ट्रीज को बनने के लिए, क्योंकि इंडिया इज नाउ प्लानिंग टू हैव पाम कल्टीवेशन, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट टेक्स 3 to 4 years to bear fruits with respect to palm, and the fruit comes for next 20 to 25 years तक इसको fruits आते रहते हैं। एक important aspect आपको पता चाहिए। and palm oil is used not just for consumption, जितना भी कंजम्पशन है उसमें पाम ऑयल तो एक तो है कि कंजम्पशन के लिए यूज होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए, सोप, शैम्पूज, डिटर्जेंट के लिए भी पाम ऑयल यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। जो सेकंड ऑयल क्राइसिस बोलते हैं ना, फर्स्ट ऑयल क्राइसिस इज आर क्रूड ऑयल क्राइसिस जो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सेकंड ऑयल क्राइसिस इज व्हाट आर पाम ऑयल इंपोर्ट हम बहुत कर रहे हैं। क्लोज टू $9 billion का हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कौन से कंट्रीज से कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, इंडोनेशिया, मलेशिया में जब पाम कल्टीवेशन प्रमोट किया गया, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया, वहां पाम ट्रीज क्या किया, पाम ट्रीज ग्रो किए, एंड उस वजह से एक इंपॉर्टेंट एप ओरेंगुटान का क्या हो गया, नंबर्स कम होना स्टार्ट हो गया। अभी ओरेंगुटान इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पाम, दैट इज एशियन पाम ऑयल अलायंस एक लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग ग्लोबल समिट एट आगरा। तो एशियन पाम ऑयल अलायंस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, एंड द एम ऑफ दिस एशियन पाम ऑयल अलायंस इज टू safeguard the economic and business interests of palm oil consuming countries and will work toward increasing consumption of palm oil in member countries। तो एक important aspect आपको पता चाहिए। ऑयल में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है पाम ऑयल, फॉलोड मतलब उसके बाद जो दो ऑयल इंपोर्ट होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है एंड सोयाबीन ऑयल होता है। ये एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। We saw about palm oil cultivation and palm oil import। With respect to oil import, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि हम मेजरली, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, जो मेजर ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 62%। एंड मेजरली हमने कहां से इंपोर्ट किया है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ऑलरेडी कवर्ड। सेकेंडली आपको सोया ऑयल भी पता चाहिए, विच इज बीन इंपोर्टेड प्राइमरली फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ब्राजील, 21% है। सेकेंड ऑयल विच इज मेजरली इंपोर्टेड इज सोया ऑयल, एंड थर्ड इज सनफ्लावर ऑयल। Why it is important sunflower oil? Because ये हम यूक्रेन एंड अर्जेंटीना से ले रहे थे, बिकॉज ऑफ recent crisis, recent war between Russia and Ukraine, our sunflower oil import from Ukraine decreased drastically and prices of oil increased। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें जानना जरूरी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये तीनों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पता चाहिए। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया में भी जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, कि सबसे ज्यादा हम ऑयल सीड्स, कौन से टाइप के ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता चाहिए। द फैक्ट इज दिस इज सोयाबीन, सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन, सोयाबीन ऑयल सीड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फॉलोड बाय रेप सीड्स एंड मस्टर्ड, एंड द लास्ट इज ग्राउंडनट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये चीजें पता चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको, तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा ऑयल सीड कौन सा प्रोड्यूस होता है, इज नॉट ग्राउंडनट, नॉट मस्टर्ड, बट इट इज सोयाबीन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑयल प्रोडक्शन, विच स्टेट इज नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन? इट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल सीड प्रोड्यूस हो रहा है, सोयाबीन, which is produced in खरीफ सीजन, रेप सीड एंड मस्टर्ड which is produced in रबी सीजन, ग्राउंडनट है, कैस्टर सीड्स है, एंड सीसम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये फैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। इस साल ऑयल सीड्स पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑयल इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट वी आर फेसिंग इज सेकंड ऑयल क्राइसिस। एंड विद रिस्पेक्ट टू, हम जो ऑयल सीड्स देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स के बारे में बेसिक्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनके बारे में मेंशन किया है। एंड व्हाट आई थिंक इज, यहां से क्वेश्चंस आना ज्यादा चांसेस है। विद रिस्पेक्ट टू सोयाबीन क्रॉप, यू शुड नो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस हो रहा है, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पता चाहिए। एंड इट्स अ मेजरली अ खरीफ क्रॉप। जब भी हम सोयाबीन की बात करते हैं, एज आई
टोल्ड यू इट्स अ खरीफ क्रॉप। खरीफ एंड रबी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानना जरूरी है, जैसे कि सबसे ज्यादा ग्रॉस एरिया कल्टीवेशन का कौन से सीजन में एरिया इज अंडर कल्टीवेशन। तो मेजरली खरीफ सीजन में व्हाट वी सी इज मेजर लार्ज एरिया इज अंडर कल्टीवेशन कंपेयर टू रबी सीजन। थर्ड सीजन इज जायद सीजन, जो समर में होता है, जिसमें फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर, शुगर केन ये कल्टीवेशन होता है। लेकिन खरीफ एंड रबी में देखा तो एरिया अंडर कल्टीवेशन इज खरीफ, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगर राइस एंड व्हीट की कंसिडर किया तो राइस का एरिया ज्यादा है, राइस का एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट इज ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इज विद रिस्पेक्ट टू एरिया अंडर कल्टीवेशन, नॉट प्रोडक्शन, नॉट क्वांटिटी, लेकिन एरिया में सबसे ज्यादा राइस में है, सेकेंडली पल्सेस में है एंड देन व्हीट में है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर जानना जरूरी है। राइस, पल्सेस, व्हीट, एरिया में, एरिया बोल रहा हूं, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, इफ यू सी रीसेंट रिपोर्ट एट फोर्थ एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखी कि रबी में टोटल कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप इज मोर देन खरीफ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे निकल के आया था। आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें भी प्रोडक्शन लेवल में व्हाट वी सी इज राइस, व्हीट, मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। दो पल्सेस सेकंड लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन है, लेकिन उसका आउटपुट इज लोअर कंपेयर टू राइस और कंपेयर टू व्हीट, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स। तो ये फैक्ट जानना जरूरी है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया में खरीफ है, प्रोडक्शन में रबी है। सेकेंडली डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा राइस तैयार होता है, फॉलोड बाय व्हीट, फॉलोड बाय मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू सोयाबीन एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सोयाबीन एंड यू शुड नो सर्टेन बेसिक फैक्ट। तो इसमें क्या है, मेजरली जो सोयाबीन क्रॉप है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में प्रोड्यूस होता है। सेकेंडली 18 to 35 डिग्रीज में इट कैन ग्रो, सो it is resistant to low temperature and high temperature, so it is majorly grown in arid areas में भी grow होता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो it's a very good crop। secondly इसमें fertile which type of soil, loomy soil में ये grow होता है। and why I am taking this is because recently एक new variety of soybean develop किया गया था by आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिर्फ आपको नाम जानने की जरूरत है, दैट इज MACS 1407, MACS 1407। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोयाबीन क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ऐसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडनट, विद रिस्पेक्ट टू राइस, क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इस साल ये 2-3 क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया में कौन से स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। एंड ग्राउंडनट इज बोथ खरीफ एंड रबी, खरीफ एंड रबी एक इंपॉर्टेंट है, खरीफ एंड रबी, मेजरली खरीफ, लेकिन सम पार्ट इज आल्सो रबी सीजन में भी ग्रो होता है। ग्राउंडनट के लिए इफ आई आस्क यू कोई ग्राउंडनट के लिए बेस्ट सॉइल कौन सा है, आप बोलोगे ब्लैक सॉइल, बट ये गलत है। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, नॉट फॉर ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के लिए व्हाट वी नीड इज एलुवियल लूज सॉइल। एलुवियल लूज सॉइल आपको क्लेस व्हाट इज एलुवियल लूज सॉइल इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेंपरेचर इज बिटवीन 22 to 28 डिग्रीज एंड इट इज ग्रोन बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए जब भी हम ग्राउंडनट की बात करते हैं। एंड इट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब क्या? वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो ग्राउंडनट के बारे में हमेशा याद रखिए कि सबसे ज्यादा गुजरात, फॉलोड बाय राजस्थान। सेकेंडली लेग्यूमिनस प्लांट है, it can or what do you say, it is grown both in kharif and rabi, majorly in kharif, and what do you say, India is the second largest producer of groundnut। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं, यू शुड नो कि ऑयल सीड्स का प्रमोशन इज नोन एज येलो रेवोल्यूशन, वेयर वी ट्राई टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ all the oil seeds, and this was started in 1986-1987 में। and Sam Pitroda is known as father of yellow revolution। आपको Sam Pitroda is only known for computers, IT revolution, but Sam Pitroda is known for yellow revolution in India। तो ये एक important fact जानना जरूरी है, ठीक है। and yellow revolution में भी what we support is various oil seeds such as groundnut, mustard, soybean, safflower, sesame, sunflower, nigger, linseed, castor। इन सब का हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। तो येलो रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैम पित्रोदा एक इंपॉर्टेंट है, एंड कब स्टार्ट हुआ इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस जानना जरूरी है। यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछा है बहुत बार। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज फ्रूट प्रोडक्शन यानी हनी प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन इज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। ब्लू इज विद रिस्पेक्ट टू फिशरीज एंड मरीन प्रोडक्ट्स, उसका प्रमोशन करना। ब्लैक रेवोल्यूशन इज पेट्रोलियम प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज पिंक इज प्रॉन, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पूछ सकते हैं। राउंड इज पोटैटो प्रोडक्शन। रेड इज मीट और टोमेटो प्रोडक्शन हो गया। सिल्वर इज एग एंड पोल्ट्री। व्हाइट इज मिल्क, एवरीवन नोज दिस।
एंड येलो इज ऑयल सीड्स प्रमोशन। तो ये सारे जितने भी हैं ये जानना जरूरी है। मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है तो वहां भी आपको मिलेगा। लेकिन ये कुछ बेसिक पार्ट है, हमेशा हम भूलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमेशा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है एंड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको जानना जरूरी है। ये टर्म्स है जो अब मैं आगे लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप 6 to 12 के एनसीईआरटी देखो तो जो वहां टर्म है बरीड सनशाइन, इसको बरीड सनशाइन का मतलब क्या है, कोल को रेफरेंस दिया है उन्होंने। नेक्स्ट इज ब्लैक गोल्ड, किसको बोला है, पेट्रोलियम को बोला है। गोल्डन फाइबर किसको बोला है, जूट को, एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज ग्रीन गोल्ड, किसको बोला है, बैम्बू को बोला है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ये सारे एनसीईआरटी में यूज टर्म्स है। एमसीक्यू डेफिनेटली एनसीईआरटी से आता है तो ये आपको पता चाहिए। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ जापान इज ओसाका, सिलिकॉन वैली इज कैलिफोर्निया, सबको सिलिकॉन प्लेट्यू इज बैंगलोर। तो व्हाट एवर वी थॉट कि यार जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रॉम व्हाट यू से एनसीईआरटी, जहां इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, यूपीएससी पूछेगा कि सिलिकॉन प्लेट्यू किसको बोलते हैं, इस बैंगलोर को, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, तो यू शुड नो दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, जब भी हम लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑयल सीड प्रमोशन, एक इंपॉर्टेंट स्कीम पता चाहिए, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एक इंपॉर्टेंट मिशन है, उसके अंडर व्हाट वी हैव इज सब मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। हमने ऑलरेडी नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम्स देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर, लेकिन ये सब मिशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपको पता चाहिए, वेयर वी प्रमोट production, what we do is where we give incentivize the farmers to produce oil seeds। तो हम incentivize करते हैं, and हम उसको incentivize कैसे करते हैं, by providing them better quality seeds, प्रोडक्शन इनपुट्स, जैसे हमारा फर्टिलाइजर्स होंगे, हर्बिसाइड्स होंगे, जो भी बेस्ट इनपुट्स है, बेस्ट सीड्स देंगे हम उनको, एंड ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर। देयर इज सब मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेयर वी इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू प्रोड्यूस ऑयल सीड्स टू बाय गिविंग देम बेसिक इनपुट्स सच एज सीड्स हो गया, प्रोडक्शन इनपुट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हम देंगे। नेक्स्ट इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, इज अबाउट एन इंपॉर्टेंट राइस, काला नमक राइस। काला नमक राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है काला नमक राइस, एंड इट इज सेड टू बी बुद्धा's gift to people, बुद्धा's gift to the people of बिहार। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड व्हाई दिस काला नमक राइस इज इन न्यूज आपको पता चाहिए। बेसिकली पहले जो काला नमक राइस था, व्हाट हैपेंड इज it was a very good rice, उसको एक GI टैग भी है, it has a strong fragrance also, but उसके साथ क्या हो रहा था, लॉजिंग हो रहा था। लॉजिंग मतलब क्या, उसकी जो राइस की प्लांट की क्या है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, एंड उसके जो ग्रेन्स के वजह से जैसे ही हाइट बढ़ेगा वो ग्रेन्स के वेट की वजह से वो क्या है, प्लांट झुक जाता था, लॉजिंग हो जाती थी, इसको लॉजिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता था कि प्रोडक्शन लेवल कम हो जाते। तो व्हाट वी डिड इज IARI, व्हाट दे डिड वाज दे डेवलप्ड 2 न्यू वैरायटीज ऑफ काला नमक राइस, दैट इज पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, एंड ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन पूसा काला नमक नरेंद्र आर डॉर्फ वैरायटीज। डॉर्फ वैरायटीज मतलब क्या हो गया, दे वुड नॉट, मतलब उसका लॉजिंग वाला जो बेंडिंग वाला इशू था वो सॉल्व हो गया क्योंकि शॉर्ट था। सेकेंडली इसमें ईल्ड बढ़ गया। तो एक इंपॉर्टेंट है काला नमक, पूसा नरेंद्र काला नमक राइस के बारे में पता चाहिए। इट हैज स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इसको GI टैग भी है, एंड इट हैज मतलब व्हाट यू से, इट इज इसका ब्लैक हस्क होता है, जो बाहर कवरिंग होता है ब्लैक हस्क होता है, एंड दिस वाज सेड टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम बुद्धा ड्यूरिंग हिज एनलाइटनमेंट प्रोसेस में। जब वो सरावस्ती एरिया में जा रहा था तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये पता चाहिए। इट इज बीन सेड फ्रॉम एजेस कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम बुद्धा, इसको GI टैग भी है। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट ब्लैक राइस जिसको GI टैग है, आपको पता चाहिए, चाकहो। क्वेश्चन आ सकता है, चाकहो इज व्हाट, इट्स अ ब्लैक राइस which has been given GI टैग। ये कहां से है, मणिपुर से है। काला नमक तो डेफिनेटली आपको पता है, न्यूज में है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी पूछ सकता है, चाकहो ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, जो काला नमक पूसा नरेंद्र काला नमक वैरायटी है, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक इंपॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां बेस्ड है, ये बेस्ड है न्यू दिल्ली में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है, एंड ओरिजिनली इसको
पूसा इंस्टीट्यूट क्यों बोलते हैं? एज एवरीवन मस्ट बी, जो भी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, पूसा रोड पर रहते हैं, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड ऑन पूसा रोड। इसको पूसा इंस्टीट्यूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ओरिजिनली बिहार में था, लेकिन पोस्ट देयर वाज एन अर्थक्वेक इन बिहार इन 1936 एंड पोस्ट दैट इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एंड इट इज अ प्री इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूट। इसको पहले नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम था, ये बिहार पूसा में था, लेकिन 1936 में ये क्या हुआ, इंडिया में व्हाट यू से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था पोस्ट अर्थक्वेक। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल रिसर्च in India, एक important है। and this Indian Agricultural Research Institute comes under an important body। कौन सा बॉडी है? Indian Council for Agricultural Research। तो बेसिक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो एपेक्स बॉडी इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च विच इज अ ऑटोनोमस बॉडी। एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता चाहिए, बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक इंपॉर्टेंट है 1939। तो ये भी कब बनी है? 1929 को बनी है। पूसा ओरिजिनली कब बनी है? 1911 को बनी है। लेकिन अब क्या है, ICAR के अंडर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वन ऑफ देम इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। सेकेंडली, दिस ICAR कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एवरीवन नोस। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसका हेड इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इंडिया के, एंड इट इज एन अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस इन द एंटायर कंट्री। तो ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ICAR आपको पता चाहिए 1929, ICA इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1911। दोनों न्यूज में रहते हैं हमेशा। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है दोनों के, दोनों कहां बेस्ड है? न्यू दिल्ली में बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू काला नमक, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट हमने जो देखा, चाकोल, बोथ GI टैग मिला है। वन मोर इंपॉर्टेंट राइस वैरायटी जिसको रिसेंटली बिहार का है, जिसको GI टैग मिला है, मार्चा राइस। तो नाम के साथ आपको पता चाहिए, चंपारण एरिया में ग्रो होता है बिहार में, जिसको रिसेंटली क्या मिला है? GI टैग मिला है। 20 अप्रैल 2023 की न्यूज है, तो मोस्ट प्रोबब्ली क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट यहां से आ सकता है। नेक्स्ट इज, इसका शेप इज सिमिलर टू ब्लैक पेपर, ठीक है, एरोमेटिक एंड वेरी टेस्टी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू राइस प्रोडक्शन, हमने देखा कि सबसे ज्यादा एरिया इज ऑल्सो अंडर राइस, कल्टिवेशन, प्रोडक्शन इज ऑल्सो राइस। नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेरी गुड, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, एंड व्हीट में यूपी, MP एंड पंजाब। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। राइस में इट्स वेस्ट बंगाल, राइस में वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय यूपी। जब भी हम राइस की बात करते हैं, आपको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI के बारे में पता चाहिए। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ब्लॉक्स में व्हाट वी डू इज वी कल्टिवेट राइस सीडलिंग्स, and we directly what we do is we sow this rice seedlings directly into the paddy fields in a square block, ठीक है। नॉर्मली जो राइस ग्रो होता है, राइस जो कल्टीवेशन होता है, वो बड़े प्लांट्स एट अ लेटर स्टेज उसको सो किया जाता है इन अ फ्लडेड फील्ड। लेकिन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एट अ वेरी अर्ली स्टेज, एट अ सीडलिंग स्टेज, इन अ ग्रुप ऑफ इन अ स्क्वेरिश फॉर्मेट हम क्या करते हैं, उसको सो करते हैं। एंड यहां हम फ्लड नहीं करते हैं, हम यहां क्या करते हैं, हम मॉइस्ट सिचुएशन मेंटेन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज अ फार्मिंग मेथड दैट एम्स टू इंक्रीज द यील्ड विद फ्यूअर रिसोर्सेज। तो यहां पानी कम लगेगा, फर्टिलाइजर्स कम लगेंगे, यील्ड ज्यादा रहेगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, हम इसमें फ्लड नहीं कर रहे हैं, हम मॉइस्ट सिचुएशन मेंटेन करेंगे। एंड व्हाट वी डू इज वी प्लांट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, हम सीडलिंग स्टेज पर हम इसको स्क्वायर फॉर्मेट में हम इसको प्लांट करते हैं। एंड वी यूज एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर, हम इसको यूज करते हैं। यंग एंड प्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग इन अ स्क्वायर पैटर्न एट अ वाइड स्पेसिंग। तो ये इफ यू सी, ये वाइड स्पेसिंग वी डू नॉट, हम थोड़ा जगह देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो, देयर इज नो टू मच कंपटीशन, देन दे कैन गो एट एन एडिक्वेट, एवरी सीडलिंग और एवरी प्लांट कैन ग्रो एट एन स्पेसिफिक रेट एंड देयर शुड नॉट बी ओवर कंपटीशन। तो ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एडिक्वेट स्पेस देके इसको स्क्वायर फॉर्मेट में हम राइस सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं। एंड सेकेंडली, राइस फील्ड्स आर नॉट फ्लडेड विद वाटर, व्हाट वी डू इज मॉइस्ट कंडीशन इंश्योर करते हैं, जिससे वाटर भी कंजर्वेशन होगा, वाटर का भी कंजर्वेशन होगा। सेकंड इज प्री जर्मिनेटेड
सीड्स का यूज करते हैं। तो मेजरली हम अर्ली स्टेज में राइस को सो करते हैं, जिससे ये भी कम लगेगा, वाटर भी कम लगेगा, न्यूट्रिएंट्स भी हम ग्रीन मैन्योर ऑर्गेनिक फॉर्मेट में हम ये करते हैं। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू कि राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से क्या होगा, एक तो ऑर्गेनिक है, ठीक है, यील्ड बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट इज रिसोर्सेस कम लगेंगे, ठीक है, रिसोर्सेस कम लगेंगे। तो ऑल द बेनिफिट्स व्हाट वी हैव इज, ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यू शुड नो इज कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि सबसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, राइस एक्सपोर्ट होता है। इनडायरेक्टली व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग इज वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत वाटर लगता है। सिस्टम ऑफ राइस इसमें व्हाट वी रिक्वायर इज लेस वाटर। तो इफेक्टिवली इफ यू वांट टू सेव वाटर, व्हाट वी वुड डू इज वी वुड यूज लेस वाटर एंड राइस एक्सपोर्ट नहीं होगा, सॉरी वाटर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये फैक्ट जानना जरूरी है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से वाटर सेव होता है, ज्यादा आउटपुट निकलता है, रिसोर्सेस कम यूज होते हैं, ऑर्गेनिक तैयार होता है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता चाहिए, न्यूज में है, इज गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर through targeted PDS system, what government is doing is they are selling fortified, what they're doing is they are providing to the citizens fortified rice। ये हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो भी हम राइस प्रोवाइड करेंगे वो फोर्टिफाइड राइस रहेगा। फोर्टिफाइड राइस मतलब क्या, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड फोर्टिफिकेशन इज दो टाइप का, नॉर्मल फोर्टिफिकेशन या मैकेनिकल फोर्टिफिकेशन, एंड सेकंड इज बायो फोर्टिफिकेशन। ये दो टाइप है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू दैट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है। तो फोर्टिफिकेशन, हम फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर all the citizens, so एक important है। So what is fortification? So basically it is a process of adding nutrients to the rice। एंड इसमें हम कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन कर रहा है ऑफ पीडीएस राइस, उसमें मेजरली कौन से यूज कर रहे हैं हम, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 ऐड कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, फोर्टिफिकेशन कर रही है। कैसे फोर्टिफिकेशन कर रही है, थ्रू एक्सटर्नली एडिंग ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग पॉलिशिंग प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं राइस में, सो दैट आयरन, फॉलिक एसिड, B12 से क्या होगा, अनीमिया ट्रीट होगा, क्योंकि दीज आर द मेजर कॉजेस ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, अनीमिया के कॉजेस है। तो फोर्टिफिकेशन में जो गवर्नमेंट कर रहा है वो एक्सटर्नल कर रहा है, मिलिंग प्रोसेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। अब उसमें भी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ कि कितना हम ऐड कर सकते हैं। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या दिया है, रिसेंटली आप न्यूज आर्टिकल चेक करोगे तो उन्होंने बोला है कि कितना 1 kg ऑफ राइस में हम कितना ऐड कर सकते हैं, उसका लिमिट्स किसने सेट किया है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने किया है। ऐसे नहीं कि आप कितना 1 kg में 1 ग्राम आपने आयरन डाल दिया, तो वैसा नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक व्हाट यू से गाइडलाइंस, आप इतना ही मैक्सिमम ऐड कर सकते हो आयरन, फॉलिक एसिड या B12। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया। लेकिन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, राइस के जीन में ही चेंज कर रहे हैं। राइस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्लांट में ही हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। रिसेंटली इफ यू हैव सीन गोल्डन राइस में हमने क्या कर लिया, वो राइस प्लांट के जीन को चेंज कर दिया, उसमें हमने विटामिन ए का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। सो राइस में इफेक्टिवली क्या हो गया, थ्रू जेनेटिक प्रोसेस ही, थ्रू ऑर्गेनिकली क्या हो रहा है, राइस में विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रहा है दैट इज नॉट बायो फोर्टिफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज गोल्डन राइस। एज आई टोल्ड यू, गोल्डन राइस में हमने क्या किया है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, बीटा कैरोटीन, ठीक है, विच इज नोन एज प्रो विटामिन है, उसका हमने क्या किया, उसका जीन इंट्रोड्यूस किया है इनटू द राइस प्लांट। तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड उससे क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, वो राइस प्लांट विटामिन ए तैयार करेगा, एंड विच इज प्रेजेंट इन द राइस सीड, व्हाट यू से, राइस हमारे ग्रेन्स में। एंड दिस गोल्डन राइस इज प्रोड्यूस्ड बाय फिलीपींस बेस्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए कि गोल्डन राइस किसने ये किया है। एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स अ प्रोसेस ऑफ in which nutritional value of food crop is enhanced through process such as breeding हो गया, ergonomic practices हो गया, या biotechnological techniques हो गया। तो जो भी through various techniques जैसे breeding techniques से हो गया, ergonomic practices से हो गया, या फिर biotechnology से हो गया, हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायो फोर्टिफिकेशन बोलेंगे। जीन एडिटिंग से अगर हो रहा है, ये सब किस में आएगा,
बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, बायो फोर्टिफिकेशन में। लेकिन सिर्फ मिलिंग से जब हम मैकेनिकली ऐड कर रहे हैं, मिलिंग प्रोसेस के वक्त ऐड करते हैं, तो वो प्लेन फोर्टिफिकेशन है। गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन कर रहा है, उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, आयरन ऐड कर रहे हैं, B12 एंड फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल दिस थ्री वुड हेल्प अस डील विद अनीमिया। अनीमिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 50% ऑफ आवर वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स आर फेसिंग विद अनीमिया, विच इज अ मेजर कॉज फॉर मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो अनीमिया हम कैसे डील कर रहे हैं? थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन, तो एक इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को हम डील कर रहे हैं थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप देखिए कि यहां सेंटर ने, द हिंदू न्यूज़पेपर ने क्या आर्टिकल पब्लिश किया है कि सेंटर इज ट्राइंग टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। व्हाई सेंटर इज ट्राइंग टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन? एंड डेफिनेटली यहां एमसीक्यू आने के चांसेस है, बिकॉज ड्रैगन फ्रूट ग्रोज इन ड्राई लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राई लैंड में ग्रो होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट जो भी हमारा सेंट्रल इंडिया का ड्राई लैंड है, महाराष्ट्र पेनिनसुलर पार्ट है, तो वेयर देयर व्हाट वी कैन डू इज where we can grow dragon fruit and help the farmers. Going forward with respect to dragon fruit, MCQ वहां नहीं रुकेगा, MCQ would go into the detail. MCQ आपको पता चाहिए कि dragon fruit is a cactus. Basically इसको कैक्टस फैमिली से है, एंड इसका ओरिजिन इज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इसका ओरिजिन है। तो कहां से आया है? एक्सोटिक स्पीशीज है, यू शुड नो। एंड द फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन द सेम फ्लावर एंड इट ओपन्स एट नाइट, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्रैगन फ्रूट आपको पता चाहिए। एंड once the plant is set up and जो cultivation होता है, the yield is for more than 20 years, तो एक important है। and why dragon fruit का इतना importance क्यों बढ़ा है? because of its nutraceutical properties, because it has various nutrients which are important for our bodies, तो उस perspective से आपको पता चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको मतलब वेरियस स्टेट्स में ग्रो किया जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स में ये ग्रो किया जा रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपको पता चाहिए, हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है, हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटिक कंडीशन, यू शुड नो कि इट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर। दिस फ्रूट रिक्वायर्स, द ग्रोथ ऑफ ड्रैगन फ्रूट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर, एंड इफ यू गो इनटू द मार्केट यू विल रियलाइज ड्रैगन फ्रूट कॉस्ट फॉर ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर केजी, तो इट कैन गिव गुड रिटर्न्स टू द फार्मर्स ऑल्सो, ठीक है। एंड वेरियस what do you say, cost of cultivation is initially high, but once you have the set up the whole farm, you do not have to replant it again, ठीक है। and secondly, Gujarat government and Haryana government has started special initiatives with respect to dragon fruit. Gujarat government has renamed dragon fruit as Kamlam, ये एक important है, that is lotus, and Haryana government is also giving funds. If you see this news में यही था कि गुजरात एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव गिवन एडिशनल इंसेंटिव्स। तो क्यों दे रहे हैं? इट्स अ फ्रूट एंड इट कैन ग्रो इन ड्राई लैंड। सेकेंडली, बेनिफिट्स भी पूछ सकता है यूपीएससी, जब ड्रैगन फ्रूट पर क्वेश्चन पूछेगा तो 4 ऑप्शन पूछेगा, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से चारों ऑप्शन? फर्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स, इट हैज विटामिन एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंडली, इट इज रिच in carotenes, calcium, fiber, vitamin B, vitamin C, phosphorus में it is rich. Secondly, it is used as an antioxidant and can be मतलब it has benefit because it prevents various cancers. ट्रीट नहीं लेकिन प्रिवेंट है, एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीट एंड प्रिवेंट, तो प्रिवेंट है कोलोन कैंसर, डायबिटीज, सेकेंडली हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर में भी इट इज बीन वेरी यूजफुल। ये सारा हमने गवर्नमेंट डेटा से लिया है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द कहां से कंटेंट लिया है। सेकेंडली, ये सारा कंटेंट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रैगन पर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको सिर्फ पता है कि ड्रैगन फ्रूट ड्राई एरिया में ग्रो होता है, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी चीजें नहीं पता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म which is in news, जो आपको पता चाहिए, is with respect to regenerative agriculture. If you see this down to earth agriculture specifically focuses on regenerative agriculture. ये down to earth में आर्टिकल आया था, कब आया था? If you can see December 2022, and UPSC has a mindset कि they ask terms जो भी न्यूज में है, जैसे बायोफ्लॉक फार्मिंग आपने देखा था कि कहीं कवर्ड नहीं है, सिर्फ हमने कवर किया था। तो बायोफ्लॉक फार्मिंग जैसे था वैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। सो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन 5 प्रिंसिपल। कौन से 5 प्रिंसिपल्स है ये जानना जरूरी है, मैं इसके डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन कोर 5 प्रिंसिपल्स कौन से है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के? नेक्स्ट इज, तो 5 कोर प्रिंसिपल इज मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस हम करेंगे व्हेन वाइल डूइंग एग्रीकल्चर। सेकंड इज मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी पर फोकस करेंगे। कीप द सॉइल कवर्ड, द सॉइल वुड बी कवर्ड विथ क्रॉप ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेन लिविंग रूट ईयर राउंड
एंड इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक इन द फार्मिंग सिस्टम। तो ये कोर 5 प्रिंसिपल है। इफ यू वांट टू सी द कोर डेफिनेशन, सो बेसिक इट्स अ होलिस्टिक फार्मिंग and land management approach. So it's both farming and land management approach which focuses not just on output but also focuses on improving soil health. So agriculture हम करेंगे, farming करेंगे, उससे हमारा soil health भी improve होना चाहिए, biodiversity भी improve होने चाहिए, carbon footprint भी कम होना चाहिए, air pollution भी कम होना चाहिए, air pollution, तो ये भी एक important term आपको पता चाहिए, air pollution भी कम होना चाहिए। And how we are going to do this is by reduced tillage, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड इंटीग्रेट लाइफस्टॉक मैनेजमेंट। जो हमारे ये 5, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि फार्मिंग भी करेंगे, साइड बाय साइड सॉइल हेल्थ बढ़ाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करेंगे। सेकेंडली व्हाट यू से कार्बन फुटप्रिंट भी कम कैसे करेंगे, बाय द 5 प्रिंसिपल जो ऑलरेडी हमने देखा है। उसमें अब इफ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, हम रिड्यूस टिलेज करेंगे, कवर क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड लाइफस्टॉक मैनेजमेंट करेंगे। सो बेसिकली थ्रू एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, वी जस्ट डू नॉट वांट टू focus on output but also focus on ensuring that soil is managed, biodiversity is conserved and we have less carbon footprint. तो एक important है। And what are the other benefits of regenerative agriculture? That is crop yield बढ़ेगा, high volume of crop produce बढ़ जाएगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, सॉइल एबिलिटी टू रिटेन वाटर बढ़ जाएगा एंड सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम सॉइल हेल्थ पर भी काम करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यील्ड तो बढ़ेगा लेकिन सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। जब भी हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बात करते हैं, आपको अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो हमेशा यूपीएससी ने मेंस में 2-3 बार इस पर क्वेश्चन पूछा, दैट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। बेसिकली व्हाट डू मिक्स्ड फार्मिंग हमने देख लिया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी आपको पता चाहिए। इट इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स लाइफ स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, फिश, पोल्ट्री, what do you say, tree plantation हो गया। So what we are trying to do is we are trying to integrate everything. We are trying to integrate everything. तो ये important definition है, सबको पता चाहिए with respect to integrated farming system where livestock हो गया, crop production हो गया, fish, poultry सब हम एक साथ cover है with along with tree plantation। तो एक integrated farming system आपको। Next is आपको zero budget natural farming, जैसे regenerative agriculture आपने देख लिया, zero budget natural farming भी आपको पता चाहिए। Zero budget natural farming means what? Raising crops without using any fertilizer, without any, everything is to be used from the farm itself। तो एक इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन बट सॉइल मैनेजमेंट हो गया, क्रॉप डाइवर्सिटी ये हो गया, तो ये सारी चीजें भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम इंश्योर करेंगे कि हम जीरो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज व्हाट इट गाइड्स द फार्मर्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर हम फोकस करेंगे। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, तो बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में एक्सटर्नली हम कुछ नहीं यूज करेंगे। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस बट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर व्हाट यू से, see agriculture scientists are opposing this. They are saying this is not a well proven technique. We do not know whether the output would be same or output would decrease. So some scientists say कि इससे output कम होगा because we need certain external fertilizers, pesticide लगता है, लेकिन this techniques is focusing on zero use. तो many agriculture scientists are opposing इस पर भी न्यूज आर्टिकल्स थे, हिंदू में था, डाउन टू अर्थ में था, इंडियन एक्सप्रेस में था, आप देख सकते हो। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगर आप देखोगे तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको पता है जीरो इट मींस कंप्लीट नो यूज एंड एवरी न्यूट्रिएंट हैज टू बी यूज्ड फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रमोटेड बाय सुभाष पालेकर, एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डेवलप किया था। जब भी हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, यू शुड नो अबाउट रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया, दैट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। रिसेंट है, कब का है, मार्च 2023। एमसीक्यू आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। नेचुरल फार्मिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता चाहिए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आपको पता चाहिए। इट इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट केमिकल फ्री एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। केमिकल फ्री मतलब क्या, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दैट इज केमिकल फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं, एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड दिस विल कवर क्लोज टू 7.5 लाख हेक्टर्स, एरियाज वुड बी डेवलप्ड बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स। तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब बेसिकली हम इसमें जीरो केमिकल फर्टिलाइजर, जीरो केमिकल फार्मिंग प्रमोट हम इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर दिस फार्मर्स वुड रिसीव अ इंसेंटिव ऑफ क्लोज टू 15,000 रुपीज पर हेक्टर फॉर ऑन फार्म
इनपुट प्रोडक्शन, ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन मतलब आपको काउडंग से फर्टिलाइजर बनाना है तो उसके लिए जो भी फाइनेंस लगेगा वो गवर्नमेंट देगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू सेट अप 15,000 भारतीय प्राकृत खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स अंडर दिस प्रोग्राम। भारतीय प्राकृत खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। देखो हमने एक टॉपिक से स्टार्ट किया लेकिन हमने और उस पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रीनेम, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग था पहले लेकिन उसको रीनेम किया क्या है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये रीनेमेशन हुआ है। एंड इट द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये नोडल मिनिस्ट्री है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 एंड लोकेटेड गाजियाबाद यूपी। तो इसका हेडक्वार्टर्स भी यूपीएससी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर्स भी यूपीएससी पूछ सकता है। जब भी हम फर्टिलाइजर यूज की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम जब भी बात करते हो, आपको रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रणाम, एक पीएम प्रणाम नाम की स्कीम लॉन्च की है इन दिस ईयर्स बजट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्योंकि हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो गया या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे, वेयर व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी आर ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसमें भी हम यही कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थ्रू दिस इंपॉर्टेंट स्कीम। हम क्या करेंगे इस स्कीम में, पीएम प्रणाम, दैट इज रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये एक इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली हम इसमें, ये गोवर्धन के अंडर आता है, ये प्रोग्राम गोवर्धन के अंदर आता है, गोवर्धन स्कीम के अंदर आता है। एंड बेसिकली हम इसमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स ये करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज वंस वी स्टार्ट यूजिंग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स व्हाट वुड हैपन इज सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स कम होगा। तो पीएम प्रणाम से हम ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स भी प्रमोट कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम होगा once we start using biofertilizers and organic fertilizers. Secondly, इसमें there is no separate budget for PM Pranam scheme, एक important है, and जो भी saving होगा इससे fertilizer subsidy कम होने से वो हम इसमें invest करेंगे PM Pranam scheme. And as I told you, what this program does is it tries to balance use of fertilizer with जो chemical fertilizer का use in a balanced format with biofertilizers and organic fertilizers and simultaneously reducing the subsidy burden. ठीक है, नेक्स्ट इज जब भी हम ऑर्गेनिक फार्म, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आपको पर्माकल्चर भी पता चाहिए। पर्माकल्चर बेसिकली क्या है, इट्स अ सिस्टम, डिजाइन सिस्टम है। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं जान लो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेट अप अ डिजाइन सिस्टम विच इज कॉपिंग द नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम कैसे चल रही है इन एफिशिएंट वे, वही इकोसिस्टम हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मिमिक दैट नेचुरल इकोसिस्टम सो दैट वी आर एबल टू सस्टेनेबली यूज ऑल द रिसोर्सेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी पर्माकल्चर वर्ड आया है, व्हाट यू शुड नो इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम मिमिकिंग द नेचुरल पैटर्न एंड नेचुरल प्रोसेसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम देख रहे हैं कि नेचुरली हमारा इकोसिस्टम कैसे चल रहा है, उसी फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में हम हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम, हमारे जो इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मिमिकिंग द नेचुरल इकोसिस्टम, उसी तरीके से हम सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एनवायरनमेंट, दोनों के लिए हम इसमें ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं पर्माकल्चर। एंड इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड पीपल टू क्रिएट अ क्लोज लूप सिस्टम दैट provides for all needs, that provides for the needs of all components. तो हम इतना integrated एक close ecosystem develop करेंगे which is similar to natural ecosystem and that would what do you say fulfill all the needs of all plants, animals, human beings, सबका needs fulfill करेगा। तो ये hope ये आपको समझ आया होगा। One more important article, ठीक है, ये देखो, ये एक important है, स्टॉकहोम कन्वेंशन न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, रिसेंटली सितंबर 2022 का न्यूज है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस पर है, ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब क्या है, दीज पोल्यूटेंट्स आर लाइपोफिलिक, वो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो अक्यूमुलेशन एंड दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज डन थ्रू स्टॉकहोम कन्वेंशन व्हिच इज अंडर यूएनईपी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन की मीटिंग्स होती रहती हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग मोर कंपाउंड्स, हार्मफुल कंपाउंड्स अंडर इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसके अंडर आए हैं अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, दैट इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के अंडर। तो इसमें कौन सा है, क्लोरोपाइरिफॉस, ये पेस्टिसाइड है, एंड दूसरा है ये एक इंपॉर्टेंट है आपको, फायर रिटार्डेंट है।
तो फायर एक्सटिंग्विशन के लिए यूज करते हैं। ये दूसरे इसको फ्लेम रिटार्डेंट है, डिक्लोरेन प्लस। तो दो इंपॉर्टेंट आपको चीजें पता चाहिए, दो इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स को या कंपाउंड्स को, पोल्यूटेंट्स को ऐड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिस्ट में ऐड किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, जो क्लोरोपाइरिफॉस है दैट इज अ पेस्टिसाइड एंड डिक्लोरेन प्लस इज अ फ्लेम रिटार्डेंट। दो इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बाकी फील्ड में भी यूज होते हैं, तो ये आपको पता चाहिए। इंडिया हैज अपोज्ड दिस, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द पेस्टिसाइड इज आल्सो, जो क्लोरोपाइरिफॉस इज ऑलरेडी बैंड इन पंजाब एंड हरियाणा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा में ऑलरेडी बैंड है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशियली जो डर्टी डजन्स वर्ड यूज करते थे विद रिस्पेक्ट टू पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो इनिशियली 12 पोल्यूटेंट्स ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर बैन थे, उसको हम डर्टी डजन्स बोलते थे, बट नाउ द नंबर हैज इंक्रीज। तो ये आपको पता चाहिए डर्टी डजन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट अनदर पेस्टिसाइड जो न्यूज में है इज ग्लायोफोसेट। ग्लायोफोसेट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड नॉट बैंड। एक इंपॉर्टेंट ये गवर्नमेंट, इसमें क्या हेडिंग है, व्हाई शुड गवर्नमेंट बैन। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। किसने रिस्ट्रिक्ट किया है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो एक इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए, हैज रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ ग्लायोफोसेट। ग्लायोफोसेट क्या एक हर्बिसाइड है, व्हाट इट इज, इट इज हर्बिसाइड्स, but it is insensitive herbicide. It cannot differentiate between plants and which is a herb. ये pesticide cannot differentiate, so it acts against herbicides also and the normal plant also. तो एक important fact आपको पता चाहिए। हमने विज्ञान सीरीज में जब हमने GMO लिया था तब भी हमने ग्लायोफोसेट लिया था, तब मैंने गलती से बोला था कि वो बैन है, लेकिन ये रेगुलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेगुलेटेड है। एंड ये आपको पता चाहिए कि why government has planned to regulate this is because it is harmful to the health of for human beings also and for plants harmful है। and second is non selective, it kills both herbs and the natural plant। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम इज N-phosphomethylglycine, N-phosphomethylglycine है। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर। डेफिनेटली यहां क्वेश्चन आ सकता है इज विद रिस्पेक्ट टू नैनो यूरिया, बिकॉज रिसेंटली एक फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट वाज launched by IFFCO in Gujarat. Prime Minister Modi launched this and it's a very important initiative. What happens is nano urea mein the absorption is better. In less quantity nitrogen can be absorbed. What do you say, in a with less use of fertilizer, more quantity can be absorbed by the plants, because the urea what we are delivering to the plants is in the form of nanoparticles, and nanoparticles का absorption बहुत अच्छा होता है। And this has been developed at Kalol, Gujarat, एक important है। and it is यहाँ urea is in the form of nanoparticles, so that nitrogen absorption of the plants increases tremendously and basically why we use urea is because it is a source of nitrogen, an important element for the farmers, for the plants। तो एक important what do you say nutrients है for plants, नाइट्रोजन विच वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड थ्रू यूरिया। एंड यूरिया को भी हम क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल से, जिससे क्या होगा, हम what was observed that the conventional urea was is effective for 30 to 40% उसका डिलीवरी परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, बट लिक्विड नैनो यूरिया का इट इज क्लोज टू 80%। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है, ठीक है, सेल्फ लाइफ इज क्लोज टू अ ईयर, एक इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें कम क्वांटिटी में हम नैनो यूरिया लगेगा, सो दैट वी आर एबल टू डिलीवर दैट नैनो यूरिया इन अ वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो नैनो यूरिया जो लिक्विड होता है वाटर में डाल के डिस्पर्स किया जाता है प्लांट्स में। एंड जो नैनो पार्टिकल्स का साइज है इज क्लोज टू 20 to 50 नैनोमीटर्स इसका साइज है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू नैनो यूरिया। प्रीवियसली यूपीएससी में आई थिंक सो नीम कोटेड यूरिया पर भी क्वेश्चन आगे आ चुका है, तो लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। हर्बिसाइड मतलब दैट किल्स हर्ब्स, अनवांटेड जो हर्ब्स आते हैं विच डेवलप्स अराउंड द प्लांट विच बिकॉज तो वो हर्बिसाइड is which kills the herbs, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू सी अनदर इंपॉर्टेंट हिंदू का आर्टिकल है दैट बेरी बोरर्स एक इंपॉर्टेंट इन्फेस्टेशन है, एंड कॉफी बोर्ड टोल्ड कि इट इज एन थ्रेट टू कॉफी फार्मर्स। तो एक इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने एक सेशन लिया था। दिस सेशन में पिछले साल जो हमारा 12 घंटे का वीडियो था, हमारा टारगेट 140 प्लस बैच से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसमें हमने एक ये चार्ट लिया था, इफ यू वांट टू सी, जहां हमने सारे बोर्ड्स कवर कर लिए थे। हमने सिल्क बोर्ड कवर कर लिया था, हमने टी बोर्ड भी कवर किया था, स्टैट्यूटरी है या नहीं ये सब कवर किया था। टू गिव यू एन प्रूफ कि ये हमने कब कवर किया है, आई हैव ब्रॉट कि ये देखिए, इफ यू कैन सी, ये इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। ये एक साल पहले 10 अप्रैल कब ये वीडियो आया था, 10 अप्रैल 2022 में
ये वो जो वीडियो 70 सेकेंड लेक्चर है, हम एक हमारे जो टारगेट 140 प्लस बैच का उसमें कवर्ड है ये। तो ये आप देख सकते हो कि देयर वी कवर्ड एवरी, ठीक है, ठीक है, देयर वी कवर्ड एवरी बोर्ड। ये 2022 अप्रैल में किया है, अभी नहीं किया है, कल मैंने ये नहीं डेवलप कल, यानी ये डेफिनेटली क्वेश्चन आया है विद रिस्पेक्ट टू टी बोर्ड, ये क्वेश्चन आया है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे 12 आवर्स के करंट अफेयर से आए थे। सेकेंडली सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, पॉलिटी बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आए हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि क्वेश्चन इसी से आएंगे, बट इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने पिछले बार सारे बोर्ड्स लिए थे। जैसे कॉफी बोर्ड है, अगर आप ये देखोगे ये 2000, मैं ये बोल रहा हूं इसलिए प्रूफ लेके आया हूं कि ये कब आया था, अप्रैल 2022। एग्जाम कब हुआ था? जून, आई थिंक सो 5 जून 2000, ठीक है, ठीक है। एंड अगर किसी ने देखा है तो वो खुद बता देगा। एंड इस साल के भी जिन्होंने टारगेट 140 प्लस बैच लगाया उनके भी 70 सेकेंड लेक्चर में यू विल फाइंड कि ये लेक्चर है और ऑलरेडी अपलोडेड था, तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हमने अभी बनाया है कि क्वेश्चन आने के बाद बनाया है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ भी आया है कि बेरी बोरस इन्फेस्टेशन, कॉफी बोर्ड बोल रहा है कि दिस कैन बी अ थ्रेट टू कॉफी प्लांटर्स। कॉफी बोर्ड के बारे में यू शुड नो, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर कॉफी एक्ट, comes under मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। 33 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। लेकिन एंड फंक्शंस कहाँ से बैठता है? बैंगलोर। क्योंकि कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, तो होपफुली उससे रिलेटेड आपको पता चाहिए, ठीक है। बेसिकली व्हाट इट डज इज इट फोकसेस ऑन एरियाज ऑफ रिसर्च, हो गया एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस। तो कॉफी प्रोडक्शन प्रमोट करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, प्रोडक्शन प्रमोट करना, ये सारी चीजें ये करता है। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू गिव यू, ये हमने पिछले साल मतलब 2022 का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ आया था, सेट ऐसे क्वेश्चन नंबर 79, आप देख सकते हो ये टी बोर्ड वाला। अभी हमने क्या किया इस साल, इसको ही अगर आप इसको ही इस फॉर्मेट में कर दिया कि क्या है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोची हेडक्वार्टर है। कॉफी बोर्ड ऑलरेडी कवर्ड, बैंगलोर में। कौन से मिनिस्ट्री? स्टैट्यूटरी है। स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्टैट्यूटरी है, कोची में हेडक्वार्टर है। रबर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अगेन स्टैट्यूटरी है, में कोट्टायम केरला। तो ये सारे बोर्ड्स हमने कवर किया है। मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा। बट व्हाट वी थॉट टू टेल यू इज ये सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स। 2022 में ही हमने अपलोड किया था लेक्चर, यूट्यूब पर भी होगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आप खुद जाके चेक कर सकते हो। मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये टेबल मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर आप यहां देखोगे तो सारे मिनिस्ट्रीज, कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी है या नहीं, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब कुछ हमने कवर किया था। लाइव लेक्चर है ऑलरेडी, यूट्यूब पर भी मैं दे दूंगा इसके लिंक। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, ठीक है। आप खुद जज कीजिए कि ये क्वेश्चन आया था नहीं। अगर आपने किसी दोस्त ने 12 घंटे का वीडियो देखा था या टारगेट 140 प्लस बैचेस देखा था, उसको पूछे पिछले साल क्वेश्चन आया था नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो व्हाट वी वांटेड टू टेल यू इज इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस रिजल्ट आएगा। हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो करंट अफेयर से ले रहे हैं, उसका स्टैटिक पार्ट में जा रहा है, उसके बेसिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली। क्वेश्चन नहीं आए तो एलिमिनेशन में तो काम आएगा, नोट्स भी दे दूंगा मैं। तो एज वी स्टडीड लास्ट सेशन में हमने कॉफी बोर्ड देखा था, हमने देखा था कि बोरी इन्फेस्टेशन से देयर इज अ थ्रेट टू कॉफी प्लांटेशन व्हिच वाज सेट बाय कॉफी बोर्ड। हमने कॉफी बोर्ड के बारे में और अदर बोर्ड्स के बारे में भी देखा था। इन टुडेस सेशन आई वांटेड टू टेल यू अबाउट कॉफी, क्योंकि कॉफी हमेशा, कॉफी प्लांटेशन एंड कॉफी रिलेटेड न्यूज बहुत बार न्यूज में थे पिछले साल में। सो आई थॉट कि यार कॉफी पर बेसिक जानना जरूरी है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली कॉफी इज मेजरली डार्क कलर है, बिटर है, स्लाइटली एसिडिक है, एंड इट कंटेन्स कैफीन, जो स्टिमुलेंट है इसमें कैफीन है। सेकेंडली रुबेशिया फैमिली से है विद रिस्पेक्ट टू जो इसका साइंटिफिक लीनियज है, रुबेशिया फैमिली से है। एंड ओरिजिनेटेड कहां? अबाइसन प्लेट्यू, इथोपिया, यहां इसका ओरिजिन हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉफी। इंपॉर्टेंट कॉफी वैराइटीज, देयर आर मेनी कॉफी वैराइटीज, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट वैराइटीज व्हिच यू शुड नो। हमेशा 2 इंपॉर्टेंट वैराइटीज, बहुत सारे मोर देन 100 वैराइटीज है, लेकिन 2 वैराइटीज। फर्स्ट इज कॉफी अरेबिका व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी कॉमनली ग्रोन कॉफी वैरायटी, हाई क्वालिटी कॉफी है, एंड इट हैज हायर प्राइस इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। एंड ग्लोबल प्रोडक्शन में 75 to 80% प्रोडक्शन इसका ही है, अरेबिका कॉफी का। नेक्स्ट इज रोबस्टा
रोबस्टा कॉफी विच इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉफी, विच इज अ इंफीरियर वैरायटी है कंपेयर्ड टू कॉफी अरेबिका, एंड इट इज इजियर टू कल्टिवेट। तो एक इंपॉर्टेंट है, इजियर टू कल्टिवेट एंड हैज मोर कैफीन, लेकिन इसमें कैफीन ज्यादा है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, कैफीन ज्यादा है। एंड वियतनाम हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रोबस्टा कॉफी। तो एक इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट कॉफी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है। ग्लोबल विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन कंट्रीज सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रही है दैट इज ब्राजील, वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्रीज मैंने बताया, कौन से कंट्रीज याद रख लो, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मेजर कॉफी प्रोड्यूसर, ठीक है, मेजर कॉफी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट है। कॉफी मेजरली जो कॉफी का ओरिजिन हुआ था बाबा बुदन हिल्स इन कर्नाटका, देयर फर्स्ट टाइम कॉफी वाज इंट्रोड्यूस, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चाहिए। एंड इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है। एंड इन स्टेट्स में इंपॉर्टेंट 70% इज कर्नाटका, केरला एंड मतलब 70% इज कर्नाटका फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए, दीज आर नोन एज ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स, ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। होप यहां आपको 3-4 चीजें हमने एक साथ बता दी, क्योंकि जब कॉफी पर क्वेश्चन आएगा, कॉफी बोर्ड पर क्वेश्न आएगा, लेकिन उसके साथ जो रिमेनिंग स्टेट्समेंट आएंगे वो बेसिक कॉफी पर आएगा कि कौन से वैरायटीज है, कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा है, कौन सा स्टेट कौन सा ज्यादा है, एंड बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉफी पूछ सकता है, इसलिए हमने ये सब टॉपिक्स लिए हैं। सेकेंडली, इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, कॉफी अरेबिका 49% है, इंपॉर्टेंट है, एंड कॉफी रोबस्टा इज 51%। तो विद रिस्पेक्ट टू एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा है, अरेबिका फॉलोड बाय रोबस्टा, क्लोज है, लेकिन ये आपको पता चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। एंड देयर आर सर्टेन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज विद रिस्पेक्ट टू कॉफी प्रोडक्शन सच एज आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्ट। ट्रेडिशनल एरियाज में मेजरली हिली एरियाज, सदर्न एरियाज, व्हाट यू से, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, वो एरियाज प्रोमिनेंट है। चलेगा, मूविंग फॉरवर्ड फास्टर वे में मैं बताऊंगा कि यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नेसेसरी है। दीज रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 15 to 28 degrees Celsius. Well drained febrile loamy soil is the perfect soil for this important crop which is rich in iron and calcium. Iron and calcium ज्यादा चाहिए। तो if you see majorly coffee production happens in one important soil. कौन सा soil है कि coffee production in India happens in one important soil? NCERT का question पूछ रहा हूँ, why you should know about this important soil? Coffee production happens majorly in India on one important type of soil. कौन सा? NCERT का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। कॉफी हमने ले लिया, लेकिन कॉफी का ग्रोइंग कंडीशन मैंने आपको पता चाहिए कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में it's important, and dry weather is also necessary in the timing of ripening के वक्त रेनफॉल, हेवी रेनफॉल लगता है। तो कौन सा टाइप ऑफ सॉइल चलेगा? तो लैटराइट सॉइल के बारे में भी यू शुड नो। मेजरली लैटराइट साइड सॉइल कहाँ मिलती है? वेयर देयर इज हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर एरियाज में, देयर यू फाइंड दिस सॉइल, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, मेजरली इन द हिली एरियाज, ठीक है, ठीक है। And this soil is rich in iron and aluminium, आपको पता चाहिए, but deficient in nitrogen, potassium, lime and humus। तो उस perspective से important है। It is the Latin word for later which means brick। तो ठीक है। एंड कहाँ मिलती है ये सॉइल? मेजरली जो हिली एरियाज है जहां रेनफॉल ज्यादा है, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स में, इफ यू सी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी, एंड सर्टेन एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम में जहां रेनफॉल ज्यादा है, देयर यू विल फाइंड दिस सॉइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लैटराइट सॉइल जानना जरूरी है। एंड इंडिया में जब लैटराइट सॉइल की बात करते हैं, दो चीजें, एज आई टोल्ड यू, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, मेजरली माउंटेनस रीजन में। इफ यू सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लैटराइट सॉइल इज, आपको पता चाहिए कि कौन से ग्रो होते हैं? टी, कॉफी, कैशूनट, रबर, ये 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, 3-4 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है विच आर ग्रोन ऑन लैटराइट सॉइल इन इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, अगेन, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्रॉप्स ग्रोन कौन से है? टी, कॉफी, कैशूनट, रबर इज ऑल्सो ग्रोन ऑन लैटराइट, क्योंकि हिली एरियाज में ये सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए। होप यू हैव गॉट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट ऑफ दिस सेशन। कॉफी बोर्ड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में लिया है, वहां आपका 3rd लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। लैटराइट सॉइल हमने कवर किया, लेकिन इफ यू सी
नेट पर वन अनदर इंपॉर्टेंट सॉइल, यूपीएससी सॉइल पर क्वेश्चन पूछता है, आपको पता चाहिए, पीवाईक्यूज देखोगे तो पता चलेगा। रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया था बाय एफएओ, दैट इज ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बाय एफएओ एंड दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 2022 दिसंबर में, एंड दिस report said ki the black soil has inherent fertility and which is important for global food supply, because what happens with at black soil is because black soil mein these are rich in nutrients and various crop grow here. This is an important soil, we need to conserve this black soil. So this was the main output of this global status of black soil, which was an important report by FAO. तो black soil के बारे में भी जानना जरूरी है इस साल। पिछले साल आई थिंक सो एक साल में रेड सॉइल के बारे में पूछा था। रेड सॉइल कहां से मिलते हैं? ग्रेनाइटिक रॉक से निकलता है। तो आपको पता चाहिए मेजरली सेंट्रल इंडिया में है। एंड जब रेड सॉइल की, रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं तो मेजरली पल्सेस, मिलेट्स वहां ग्रो होते हैं। लैटराइट सॉइल का मैंने बता दिया। ब्लैक सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट सॉइल। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला is made up of black soil, and black soil का जो parent rock है is volcanic basaltic rock, volcanic basaltic rock है। तो एक important fact आपको पता चाहिए। and it has a property, black soil has a property of self flowing। तो basically जब dry weather होता है तो you will see long cracks in the soil, and that is a way of natural self flowing। तो एक important characteristics of black soil आपको पता चाहिए। This soil is rich in iron, lime, calcium, potassium, aluminum and magnesium, but it is deficient in nitrogen, phosphorus and organic matter। ठीक है, organic matter। तो एक important fact आपको पता चाहिए। ठीक है, कैल्शियम यहां नहीं है, गलती से आया होगा। ठीक है, तो ये important fact about black soil, important पता चाहिए। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग दिस कि ब्लैक सॉइल क्यों जानना जरूरी है। हमने लैटराइट सॉइल देख लिया, ब्लैक सॉइल देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हिच आर द क्रॉप्स ग्रोन। क्रॉप्स ग्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन। कॉटन मेजरली ब्लैक सॉइल पर होता है। वीट, जोआर, लिंसिड, टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स आर आल्सो ग्रोन। but if you have land which is well irrigated, rice and agriculture, rice and sugar can also be grown on black soil। तो कौन से majorly grow होता है आपको पता चाहिए। groundnut can also be grown on black soil but it is not an ideal आपको बता दूं कि groundnut grow होता है black soil पर, लेकिन if you see ideal soil for groundnut is not black soil। तो ये एक important आप यहाँ confusion कर सकते हो। तो groundnut का क्वेश्चन आया तो बी केयरफुल। groundnut grows on black soil but it is not an ideal soil। ठीक है, कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफएओ, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल इतने सारे न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू एफएओ, यू शुड नो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एफएओ। एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी इट टेक्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। तो एफएओ के बारे में जानना जरूरी है। एंड इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी का मीटिंग इंडिया में हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। उसका जो एक मीटिंग इंडिया में हुआ था दैट इज ऑल्सो अंडर एफएओ। तो एफएओ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है एंड वेरियस रिपोर्ट्स published by FAO is also important। ठीक है, FAO is an important body, it's a specialized organization of UN, headquarter Rome, Italy, आपको पता चाहिए। and 197 members है including EU is also member, and the main aim of this organization is to provide food security for everyone। Secondly, it also not only focuses on food security, ensuring food security, but it also focuses on areas such as promoting agriculture, promoting forestry, promoting climate smart agriculture, promoting aquaculture, fisheries पर भी काम करता है for promotion of these all sectors। So the ultimate aim is food security, but it does this all activities through focusing on various sectors। जैसे agri forestry हो गया, forestry पर फोकस करता है, aquaculture पर फोकस करता है, fisheries पर फोकस करता है। Next is climate smart agriculture पर it takes all the measures। So all the work is related to promoting food security। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए कि मैं क्यों ये बता रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा, लेकिन एफएओ के बारे में ये जानना जरूरी है। फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपको पता चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अगर नाम भी आ गया तो आपको पता चाहिए कि एफएओ ने निकाला है। क्विक फॉर्मेट में हम लेंगे। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट था, 2022 में रिलीज हुआ था। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाय एफएओ व्हिच गिव्स अ साइंटिफिक बेस असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जो साइंटिफिक बेसिस बताता है, साइंटिफिक वे में बताता है कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर द इश्यूज एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर इज फेसिंग एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। इट इज, तो ये आपको पता चाहिए कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट के बारे में पता
पता चाहिए। अदर रिपोर्ट्स नाम जानना जरूरी है, डिटेल में जानने के लिए आज टाइम नहीं है। एंड यू ऑल, अगर आप इससे भी एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तो यू आर एट एन एडवांटेज, ठीक है। फूड प्राइस इंडेक्स हो गया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑलरेडी हमने हमारे एनवायरमेंट सीरीज में कवर किया है। स्टेट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी पर भी ये एक रिपोर्ट निकालता है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एज आई टोल्ड यू फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर भी it has an important initiatives, various initiatives, and it looks into the state of world fisheries and aquaculture. World census on agriculture is also brought out by FAO। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है बाय FAO, ठीक है। नेक्स्ट इज FAO के बारे में जब भी हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट न्यूज में था जो आपको पता चाहिए, दैट इज हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक। ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विच इज पब्लिश बाय FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोग्राम, इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम प्रोग्राम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखो। कब एस्टैब्लिश हुई थी सब कुछ बताऊंगा, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम FAO। तो ये जब तक जानोगे नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा, डिफरेंस जानना जरूरी है। सो बेसिकली hunger hotspots are likely to these, so this report identified few of the important hunger hotspots, and hunger hotspots मतलब क्या, areas which might see acute food insecurity, ठीक है, acute food insecurity in the coming years। so ये ऐसे उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, एरियाज आइडेंटिफाई किया है अंडर दिस हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश बाय FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। Presently, this report also says 1 in 10 people around the world are facing chronic hunger। तो एक important fact आपको पता चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में। Next is, as I told you, World Food Program क्या है? This is an international organization within UN which provide food assistance। तो emergency food assistance हो गया ना, तो ये organization provide करती है। Wherever there is hunger, malnutrition, emergency requirement है, there this organization comes and plays an important role with respect to providing food security, providing food during any crisis, during any emergency, food security, food emergency, hunger, malnutrition में ये actively काम करता है। And this was founded in 1961 by UN General Assembly and FAO, दोनों ने मिलकर बनाया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, 2020 का नोबेल प्राइज इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो एक इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है बिकॉज इट लुक्स इनटू ऑल द ह्यूमैनिटेरियन वर्क विद रिस्पेक्ट टू फूड। तो एक इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फूड, मालन्यूट्रिशन, विद रिस्पेक्ट टू हंगर, तो ये रोल प्रोवाइड करता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आपको पता चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों देखा, क्योंकि हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक इज मतलब किसने निकाला है, बाय FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात करो तो FAO कब एस्टैब्लिश हुआ है, 1945, ये 1961। किसने एस्टैब्लिश किया आपको पता चाहिए, दैट इज FAO एंड UN जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया है। एंड कौन से एक्टिविटीज पे फोकस है FAO, मैंने जैसे बताया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, वाटर रिसोर्स पर फोकस्ड है। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक्सेसिव फोकस इज ऑन एंश्योरिंग इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट हंगर। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, 194 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस। इसमें गवर्निंग काउंसिल है विच इज मेड अप ऑफ क्लोज टू 36 मेंबर कंट्रीज है जो गवर्न करती है इस बॉडी को। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, यहाँ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है मेजरली फंड्स। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दोनों का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो यू शुड नो इंपॉर्टेंट इनपुट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड FAO कि अगर किसी ने पूछा कि ये दो चीज क्या है एंड व्हाई वी हैव दिस टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, जब भी हम FAO की बात करते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, डू यू नो 3 सिस्टर्स ऑफ WTO? हम FAO की बात कर रहे हैं लेकिन आपको 3 सिस्टर्स ऑफ WTO ये न्यूज में है, 3 सिस्टर्स ऑफ WTO मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आपको पता है क्या, क्वेश्चन आ सकता है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन 3 सिस्टर्स ऑफ WTO एक इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, सारी चीजें न्यूज में है। सो FAO आल्सो हैज FAO looks into implementation, oversees an important treaty। कौन सी ट्रीटी है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, IPPC, एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपको पता चाहिए, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है विच वाज एस्टैब्लिश इन 1951 में एस्टैब्लिश हुई थी टू सिक्योर। इसका एम क्या है, इस ट्रीटी का एम क्या है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, द एम इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट के पेस्ट है उसका स्प्रेड करना, उसका रोकना, ये एक इंपॉर्टेंट एम है इस ट्रीटी का, ठीक है।
इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये ट्रीटी इज ओवरलुक, इसको ओवरलुक कौन करता है? एफएओ करता है, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन देखता है? एफएओ देखता है, इंपॉर्टेंट है। एंड टीटी वाज साइंड बाय 180 कंट्रीज, सेक्रेटरीट रोम में है क्योंकि एफएओ का भी हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट द एम इज कि जो प्लांट पेस्ट है एंड प्लांट प्रोडक्ट पेस्ट है उसका स्प्रेड रोकना एक इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चाहिए। एंड इट आल्सो कंसिडर्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डैमेज बाय पेस्ट, सो इट इंक्लूड्स वीड्स आल्सो। एंड इस टीटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए देयर वाज एन इंपॉर्टेंट कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स टू ओवरसी दिस इंप्लीमेंटेशन। बट ये ओवरऑल किसके अंडर आती है? ये टीटी एफएओ के अंडर आती है, मल्टीलैटरल टीटी ओवरसीन बाय एफएओ। एंड द एम ऑफ दिस टीटी आपको पता चाहिए इज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड प्लांट पेस्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट पेस्ट को स्टॉप करना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। 180 टीटीज है, रोम हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, देयर आर three sisters of WTO. So WTO recognizes, so these three organizations are recognized by sanitary and phytosanitary, recognized under sanitary and phytosanitary measures. So sanitary and phytosanitary measures are the food standard measures. So whenever we are exporting any food product from India, if we are exporting any rice or mangoes or fishes, they should meet this sanitary and phytosanitary measures of WTO. And to ensure that the products meet these standards, three important organizations help WTO. तो ये तीन important organizations कौन से हैं? Codex Alimentarius, IPPC, that is International Plant Protection Convention, and World Organization for Animal Health. ये तीन organization help करते हैं to ensure that sanitary and phytosanitary measures are met of WTO. ये World Organization for Animal Health का पहले नाम OIE था, कुछ शॉर्ट फॉर्म था, लेकिन अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, IPPC एंड कोडेक्स एलिमेंटरिस आर नोन एज थ्री सिस्टर्स ऑफ WTO बिकॉज दे हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आर दोज मेजर्स which are with respect to ensuring that the highest quality is maintained, there is no infestation, there is no what do you say, the quality of export is top notch, and there is no microorganisms or any diseases in the products that are exported. So all the measures has to be met by the product. तो ये कैसे हम मेजर कैसे इंश्योर करते हैं? तो थ्रू सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। एंड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसको इफेक्ट में लाने के लिए तीन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती है WTO को, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटरिस, IPPC एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? अनदर इंपॉर्टेंट इज रिसेंटली कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर नटमेग, सैफरॉन, चिली पेपर एंड पेपरिका वेर फाइनलाइज्ड बाय कोडेक्स एलिमेंटरिस। तो कोडेक्स एलिमेंटरिस क्या करता है? स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर इफ यू सी नटमेग है, सैफरॉन है, तो उसका क्या क्वालिटी चाहिए, क्या हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी पोल्यूटेंट्स, नो पेस्टिसाइड्स। तो जो भी स्टैंडर्ड्स रहेगा, हेल्थ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स व्हिच अ फूड प्रोडक्ट शुड मीट इज मेड अवेलेबल थ्रू कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, एंड दीज आर बीन इंप्लीमेंटेड बाय कोडेक्स एलिमेंटरिस। तो एक इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन, आपको पता चाहिए इट इज अ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म बाय FAO एंड WHO, दोनों ने मिलकर बनाई है, एंड इसका सेक्रेटरीट भी रोम में है। The ultimate aim of Codex Alimentarius is to protect the health of the consumer and ensure fair practices in food trade. Food trade का fair practices and health, protect the health of the consumer. Protect the health of the consumer so that once if we are able to have the best standards for each product, तो क्या होगा? Health ensure होगी, quality ensure होगी, ठीक है। And Codex standards cover all food. तो Codex standard is not just for raw food, but it is also for processed food, semi-processed and raw food. तीनों के लिए है। Even if you want to send mangoes या processed mango juice, you have to meet the Codex standards, and these standards are implemented by Codex standards, Codex Alimentarius Commission. तो ठीक है। and these standards are related to hygiene हो गया, nutritional quality हो गया, microbiological norms हो गया, food additive, pesticides, veterinary drug residue, contaminants, labeling, presentation, ये सारी चीजों पर वो food product को judge करते हैं codex standards पर कि is there any pesticide, is there any additive added to the food product, secondly do they have any microbial contamination,
तो उसके न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स है क्या, डज इट कंटेन एडिक्वेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच शुड बी देयर इन एनी फूड प्रोडक्ट। तो ये सारे चीजें कोडेक्स एलिमेंटस स्टैंडर्ड्स में मेंशन की गई है, एंड द फूड प्रोडक्ट शुड ensure those standards before it is exported। तो ये एक important fact with respect to FAO आपको पता चाहिए, FAO के बारे में पता चाहिए। So FAO हमने स्टार्ट किया, FAO with respect to black soil, status of black soil हमने देख लिया। सेकेंडली हमने रिपोर्ट्स देख लिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद हमने देख लिया IPPC, दैट इज इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। IPPC जब हमने देख लिया, we also saw वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम FAO भी देख लिया। हमने देख लिया कि IPPCC इज पार्ट ऑफ द, इट्स पार्ट ऑफ 3 सिस्टर्स ऑफ WTO। उसमें दूसरा कौन सा था, कोडेक्स एलिमेंट्रस, एंड तीसरा था वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों को ही हम बोलते हैं। एंड व्हाट आर कोडेक्स स्टैंडर्ड्स एंड कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन क्या है, ये सारी चीजें हमने अभी तक देख ली। अनदर इंपॉर्टेंट, यहां एक इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जहां आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव। ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, FAO का है, 2020 में लॉन्च किया गया था। एंड द फोकस इज टू इंप्रूव अर्बन एनवायरनमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड द रेजिलियंस ऑफ अर्बन सिस्टम सर्विसेज एंड पॉपुलेशन टू एक्सटर्नल शॉक। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अर्बन एनवायरनमेंट का इंप्रूवमेंट करने वाले हैं बाय स्ट्रेंथनिंग रूरल अर्बन लिंकेजेस। तो इंपॉर्टेंट है, किस पर फोकस कर रहे हैं, अर्बन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। सेकेंडली किसका इनिशिएटिव है, FAO का है। इट ऑल्सो फोकसेस नॉट जस्ट ऑन इंप्रूविंग अर्बन एनवायरनमेंट, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। तो उनका भी हम क्या करेंगे, लाइवलीहुड इंश्योर करेंगे। तो अर्बन एनवायरनमेंट फोकस करेंगे, सेकेंडली अर्बन लाइवलीहुड पर भी फोकस करेंगे। एंड मतलब द एम, अल्टीमेट एम इज टू हैव these green cities, close to 1000 green cities by 2030। तो ये अल्टीमेट एम है कि FAO का एम है कि हम ऐसे 1000 cities को ग्रीन सिटीज बनाएं which has good environment, urban environment। Secondly, which focuses also on improving the livelihood of the people, which increases the resilience of urban system to deal with external shocks। तो ये भी important part है with respect to FAO। तो ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव आ सकता है, किसका इनिशिएटिव है आपको पता चाहिए, एंड FAO का इनिशिएटिव है। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया, ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव। अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ FAO, ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम। ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च इन 2021 बाय FAO एंड एज अ कंट्रीब्यूशन to the Green Cities Initiative, FAO developed in close collaboration with regional offices of Africa and Asia a new global program, that is Global Urban Oasis Program। And the overall objective of the program is to turn dryland cities into green urban oasis। तो जो dryland cities है उसको हम convert किस में करेंगे, green urban oasis में convert करेंगे, and increase their resilience to climate, health, food and economic crisis। तो उनका resilience बढ़ाएंगे, उनकी power बढ़ाएंगे with respect to dealing with this crisis। तो green urban oasis program is also in a program of FAO where they are trying to convert dry urban areas into green oasis। तो एक important fact आपको पता चाहिए। तो why I took this program, क्योंकि ये 2 important ऐसे UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है अबाउट ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव एंड ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, सी रिसेंट FAO इज मतलब रिसेंटली देयर वाज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग व्हिच हैपेंड, आपको पता चाहिए। इंडिया होस्टेड द 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ IT इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर, ठीक है। सो इंडिया होस्टेड द 9th सेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का सितंबर में न्यू दिल्ली में एक मीटिंग होस्ट की थी। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, तो ये ट्रीटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये भी FAO के अंडर आती है, आपको पता चाहिए। इसका दूसरा नाम भी आपको पता चाहिए, इन 2 ट्रीटीज का क्या नाम है। इसको, इस ट्रीटी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्लांट ट्रीटी भी बोलते हैं, सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आई टेल यू इन डिटेल्स अबाउट, बट ये 2 जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंटरनेशनल
treaty on plant genetic resource for food and agriculture. ठीक है, so basically what is this treaty, what is this international treaty on plant genetic resource for food and agriculture? It's a legally binding treaty under FAO, adopted by FAO. तो अगेन FAO है इसलिए हमने ये ट्रीटी लिया, न्यूज में भी है सितंबर में, आई गेस सितंबर में मीटिंग हुआ था, दिस इज सितंबर, यस सितंबर में 2022 में, तो आ सकता है क्वेश्चन. एंड व्हाई वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. सो द पर्पस ऑफ द ट्रीटी इज टू एंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल use and fair and equitable sharing of benefit arising out of use of plant genetic resource for food and agriculture. So ultimate aim इसका क्या है, ensure क्या करना है, conservation of plant genetic resource, secondly sustainable use also, and third and fair and equitable sharing of benefits arising from the use of plant genetic resource for food and agriculture. तो if you see, you would find this treaty similar to CBD convention के साथ आपको लगेगा यार CBD का ही aim है, लेकिन it is restricted to plant genetic resource for food and agriculture. तो ultimately this treaty focuses on ensuring that the plant genetic resource is conserved, it is sustainably used, and the benefits reach everyone. तो ये एक important fact है, important part है of this treaty is that the plant genetics resource is effectively used for benefit of all. ठीक है, and it recognizes, this treaty recognizes the contribution of farmers to diversity of crop that they feed the world. तो एक important, it recognizes the contribution of farmers also. ठीक है, and it works in harmony with CBD. As I told you, it works in harmony with CBD, and 149 countries are part of this treaty. India is also party to this treaty. ठीक है, समझ आया कि ये ट्रीटी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर क्या करता है, it tries to ensure that the plant genetic resource is used sustainably, it is conserved also, and the benefit reaches everyone. The benefit of plant genetic resource is utilized by everyone, and it is equitably shared also. Under this treaty, what we have is an important initiative. ये आपको पता चाहिए, multilateral system चाहिए. जो भी इस ट्रीटी के पार्ट है, they are part of this multilateral system. ये multilateral system क्या है? So under this multilateral system, under this multilateral system, each country who is part of this treaty is granted, or it has access to important food and forage crops covered by the treaty. तो जो भी इस treaty के part है, they have access to all the important food crops. They have access to all the important forage crops which are necessary for farmers also. So they have access to all the food crops under this treaty. तो multilateral system आपको पता चाहिए, multilateral system which this provision is part of this treaty, and which grants each member facilitated access to important food and forage crops. So this under this treaty, the members who are part gains access to important crops also. तो एक important part आपको पता चाहिए. Next is, you should also know, जब भी हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की बात करते हैं, आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट न्यू प्लांट वैरायटीज के बारे में भी पता चाहिए. एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है. जब भी हम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, which has an focus over conservation. जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर हैव focus on conservation also and sharing of benefits also to the farmers. तो ये इस पर ज्यादा फोकस करता है. जो भी प्लांट का जेनेटिक रिसोर्स है, उसको कंजर्वेशन, उसका सस्टेनेबल यूज एंड द बेनिफिट शुड गो टू ऑल द फार्मर्स ऑल्सो. ये उस पर भी फोकस करता है, वो फार्मर्स के राइट्स पर भी फोकस करता है. ऑन द अदर हैंड, वी हैव अनदर ट्रीटी विच फोकसेस ऑन अनदर कन्वेंशन विच फोकसेस ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटीज. तो ये कन्वेंशन भी आपको पता चाहिए. दो इंडिया इज पार्ट ऑफ द अर्लियर कन्वेंशन, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड क्या कोर डिफरेंस है? एज आई टोल्ड यू, जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, दैट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ plant genetic resource, but UPOV, that is International Union for Protection of New Plant Varieties convention, primarily focuses on protecting the commercial interest of plant breeders through intellectual property rights. So this focuses on protection of plant breeders. जो भी नए varieties develop कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शंस पर है, उनके पेटेंट राइट्स प्रोटेक्शन पर ये ज्यादा फोकस करता है. Whereas this focuses on
this focuses on sustainable use and benefit for looks into from the farmers perspective. तो ये difference आपको जानना जरूरी है तो UPOF and ITPGRFA तो ये दोनों के बीच में difference पता चाहिए. अगर आपको ये difference पता है तो you can solve MCQ. ये why I wanted to tell you is I wanted to tell you कि ये दो important conventions है, हमेशा न्यूज में होते हैं तो आपको पता चाहिए. ठीक है. To tell you in details about this International Union for Protection of New Plant Varieties, this was an important मतलब ये जो convention है, it is ये जो कन्वेंशन था एंड ये बॉडी भी है which is an intergovernmental body which is headquartered in Geneva, Switzerland. It's a body also and convention also and establish कब हुई थी आपको पता चाहिए 1961 में establish हुई थी and the mission is to provide and promote effective system for plant variety protection with the aim of encouraging development of new varieties. So कब हम new varieties को promote कर सकते हैं जब हम जो plant breeders है, plant breeders में मतलब कौन है जो companies जो seeds बना रही है, नए seeds बना रही है उनका प्रोटेक्ट करेंगे. तो बेसिकली दिस फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द आईपीआर राइट्स ऑफ प्लांट ब्रीडर्स नॉट द फार्मर्स. तो ये फोकस प्लांट ब्रीडर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, कंपनीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है. वेराज जो आईटी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फोकसेस ऑन फार्मर्स पर्सपेक्टिव्स, इट फोकसेस ऑन देयर राइट्स. ठीक है. एंड इंडिया हैज नॉट साइंड, India is not member of this convention and it rejects this convention because it gives excessive protection to plant breeders. Plant breeders मतलब जो seeds बना रहा है, जो external companies है, जो foreign companies है या जो भी domestic companies है जो नए seeds बना रहा है, it gives patent. This convention wants that plant breeders should be given excessive protection. उनको IPR rights देने चाहिए. तो ये एक important है. Secondly, you should know कि जब हमने TRIPS agreement sign किया था उसके अंदर भी we had an obligation that we should make a law with respect to giving IPR rights to plant IPR rights with respect to plant breeders. उनको IPR rights देने के लिए भी there was a provision, but उसमें एक exemption clause था कि जो भी TRIPS के अंदर जो भी provisions थे, the countries can make a separate law. They can dilute this law with respect to plant related जो भी IPR रहेगा ये हम डाइल्यूट करके एक नया लॉ बना सकते हैं. तो व्हाट इंडिया डिड वाज वी चोज टू ऑप्ट आउट ऑफ द आर्टिकल 27 ऑफ ट्रिप्स. we dropped out of this article 27 which allows WTO members to exclude patents from patentability. तो हमने बोला कि हम प्लांट्स को पेटेंट नहीं देंगे, प्लांट वैरायटीज को हम पेटेंट नहीं देंगे. ये एग्जम्पशन हमने यूज किया अंडर ट्रिप्स. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता चाहिए. सेकेंडली हमने आईपी लॉ में भी हमने क्या किया, सीड्स एंड प्लांट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन आईपी लॉ. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. लेकिन ये जैसे अगर आप सेक्शन 3J देखोगे which says कि plants including seeds, varieties and species and especially biological process for production and propagation of plants are not inventions. तो हमने क्या कर दिया, हमने plant varieties, plants को भी IP लॉ से बाहर निकाल दिया. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए. सेकेंडली हमने खुद बोला कि हमने जो ट्रिप्स का प्रोविजन था, ट्रिप्स में प्रोविजन था कि प्लांट्स का भी पेटेंट दिया जा सकता है विद फॉर इन्वेंशंस. हमने बोला कि हम ये भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. लेकिन देन वी थॉट कि वी नीड टू प्रोटेक्ट. ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम कोई राइट्स ना दे तो इनोवेशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा. तो वी थॉट वी नीड टू हैव आवर ओन laws. We need to have our own law which would balance both protection of the plant breeders also, farmers also and researchers also. तो हमने क्या बोला कि हम एक नया लॉ बनाएंगे अंडर which would comply to TRIPS but which would have Indianness to it. It would look into our social conditions also. तो एक important है. So we thought कि we would develop a new law. तो एक important part है to fulfill our TRIPS जो भी obligations थे उसके लिए हम law बनाएंगे, लेकिन it would be according to our social conditions, according to our needs होगा. And ये हमने एक important law बनाया, that is protection of plant varieties and farmers right act. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट. तो ये क्यों आया आपको पता चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि हम ट्रिप्स के भी सारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पेटेंटेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन का क्लॉज था. तो वी एक्सेप्टेड, लेकिन वी वुड हैव आवर ओन लॉ. तो ये हमने खुद का लॉ बना दिया. कौन सा लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट. तो एक इंपॉर्टेंट एक्ट है which has been which is an important act 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था. इसके अंडर इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक अथॉरिटी भी बनाई which is under
ये अथॉरिटी का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट? फर्स्ट इज टू डेवलप फॉर मतलब टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड राइट्स ऑफ द फार्मर्स। तो बेसिकली अगर कोई फार्मर्स ने कोई सीड्स बाहर से खरीद लिए, दे बाय अ सर्टेन कंपनी सीड्स, वो क्या करता है? वो नेक्स्ट व्हाट डू यू से नेक्स्ट सीजन के लिए भी यूज करता है, उसको स्टोर भी कर सकता है। तो ये सारे राइट्स इस एक्ट के अंडर फार्मर्स को दिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। सेकेंडली, इसमें कुछ राइट्स हमने प्लांट ब्रीडर्स को भी दिए हैं। इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज। तो कैसे हमने राइट्स दिए? तो इसमें हमने बोला कि फार्मर्स कैन नॉट रीसेल द ब्रांडेड, जो ब्रांडेड सीड्स है उसको रीसेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमने राइट्स किसको दे दिया? प्लांट ब्रीडर्स को दे दिया, जस्ट टू मोटिवेट देम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। सेकेंडली, इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द फार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने उसको सपोर्ट किया। एंड दिस एक्ट आल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री which will ensure availability of high quality seeds। तो हमने सीड इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट किया, फार्मर्स राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया। तो बेसिकली इसमें फार्मर्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आई एम टेकिंग दिस इन डिटेल्स इज बिकॉज ये सारी चीजें न्यूज में है। तो फार्मर्स का डेफिनेशन क्या है इसमें? कल्टिवेट्स, जो भी any person who cultivates crops by cultivating the land himself, cultivate crops by directly or supervising the cultivation of land through any other person। तो ये भी cultivators है। Conserver and preserver of any wild species of traditional varieties or add values to wild species or traditional varieties through selection and identification of the useful properties। तो ये भी सारे farmers है, तो एक important है। एंड इसमें breeders मतलब कौन है? Breeder is a person or group of person or a farmer or any institutions which breeds, evolves और डेवलप्ड एनी न्यू वैरायटी। जो भी अगर फार्मर है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, जो भी नया वैरायटी बनाएगा वो ब्रीडर है, लेकिन जो एक्चुअली यूज कर रहा है वो क्या है? वो फार्मर है। तो ये दो डेफिनेशन आपको पता चाहिए। इसमें ब्रीडर्स के राइट क्या है? दे हैव अ एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वैरायटीज। जो भी उन्होंने डेवलप किया है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये उनके सिर्फ ब्रीडर्स के राइट है। सो इफ अ सीड कंपनी हैज दिस राइट एंड अ ब्रीडर कैन एक्सरसाइज सिविल रेमेडी इफ समवन इन्फ्रिंजेस। तो अगर किसी फार्मर ने सीड्स लाए, उसने वो सीड्स क्या किया, फिर से रीब्रांडिंग करके या फिर से बेचने के ट्राई किया, तो ये सिविल क्राइम है। सेकेंडली, उसने ग्रो किया, इमेजिन की वीट ग्रो किया, सेकेंडली फिर से वीट जब वो सो करने जा रहा है, उसको सेल करने की कोशिश करता है, जो ब्रीडर ने डेवलप की वैरायटी फिर से वो रीसेल करने की कोशिश करता है, तो वो अलाउड नहीं है। इसमें रिसर्चर्स के भी हमने राइट बताए गए हैं। रिसर्चर्स के राइट क्या है? रिसर्चर कैन यूज द रजिस्टर्ड वैरायटी अंडर द एक्ट फॉर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो रिसर्च, अगर इफ यू वांट टू डू एनी रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू एनी वैरायटी, आप रिसर्च कर सकते हो, दैट हैज बीन गिवन। आपको कोई रोक नहीं सकता ये रिसर्च करने के लिए। तो ये रिसर्चर्स के राइट है। फार्मर्स के राइट क्या है? सो बेसिकली फार्मर्स कैन यूज, कैन सेव, कैनॉट सेल, कैन सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल द फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, यहां देख रहे हो, सेल द फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड्स ऑफ द वैरायटी प्रोटेक्टेड। ठीक है, ठीक है। फार्म प्रोड्यूस मतलब सीड्स भी हो सकता है, वो बेच सकता है, लेकिन एज अ सीड नहीं बेच सकता, फार्म प्रोड्यूस बेच सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। ठीक है, एंड फार्मर्स शैल नॉट एंटाइटल टू सेल ब्रांडेड सीड्स ऑफ अ वैराइटेड प्रोटेक्टेड एरिया। तो ब्रांडेड सीड्स जो है वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। सो इफ एनी ऑफ द राइट्स इज वायलेटेड, तो इसमें क्या है? कॉम्पेंसेशन कहां से मिलेगा? तो इस एक्ट के अंडर देयर इज एन इंपॉर्टेंट फंड व्हिच हैज बीन डेवलप्ड, दैट इज नेशनल जीन फंड। आपको पता चाहिए। तो अगर किसी ने कोई वायलेट किया, अगर ब्रीडर्स ने कोई राइट्स वायलेट की या फार्मर्स का कोई उनके राइट्स वायलेट हुए और उनको कॉम्पेंसेशन देना है, तो ये कैसे होगा? थ्रू नेशनल जीन फंड व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये जीन फंड कौन से एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ? प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड, मैं भूल गया फिर से नाम, प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट के अंडर ये नेशनल जीन फंड एस्टैब्लिश हुआ है। एंड इसमें कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? बेनिफिट शेयरिंग रिसीव्ड बाय द ब्रीडर्स ऑफ अ वैरायटी और एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज। तो जो भी ब्रीडर है
जो भी बेनिफिट उसको मिला है इस जो भी नेचुरली उसने नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल कोई नेचुरल वैरायटी यूज किया होगा, उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, लेकिन वो नेचुरल वैरायटी यूज करने के लिए भी उसको बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा, वो कुछ पैसा शेयर करना पड़ेगा। तो ये सारा नेशनल जीन फंड में डिपॉजिट होता है। एनुअल फी होता है, वो भी डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो ये भी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के अंडर जो डिपॉजिट होता है, ये भी नेशनल जीन फंड के अंदर आता है। कॉम्पेंसेशन डिपॉजिटेड बाय ब्रीडर्स, तो ये भी इसके अंडर डिपॉजिट होता है। तो ये सारे जो फंड, जो सारा पैसा आता है नेशनल जीन फंड में जाता है। तो कौन सा फंड है, तो कौन सा है बेनिफिट शेयरिंग, जो बेनिफिट शेयरिंग के अंडर ब्रीडर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं, या फिर एनुअल रॉयल्टी फीस के अंडर जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, या कॉम्पेंसेशन डिपॉजिटेड बाय ब्रीडर्स, तो ये सारा पैसा नेशनल जीन फंड में जाता है। सेकेंडली कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी नेशनल जीन फंड के अंदर जाता है। एंड ये कहां यूज होता है, एनी अमाउंट टू बी पेड एज अ बेनिफिट शेयरिंग, तो ये फार्मर्स को जाएगा। जो बेनिफिट शेयरिंग में अगर किसी कंपनी ने प्लांट रिसोर्स यूज किया है, कोई प्लांट जेनेटिक रिसोर्स किया है, तो उसका बेनिफिट शेयर फार्मर्स को भी जाना चाहिए। तो इस फंड से इसको पैसा मिलेगा, फार्मर्स को पैसा मिलेगा। एक्सपेंडिचर फॉर सपोर्टिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए भी ये यूज होगा। Increasing the capability of panchayat for carrying out conservation and sustainable use, expenditure of the scheme relating to benefit sharing frame, तो ये सारा जो बेनिफिट शेयरिंग में ये सारा पैसा यूज होगा नेशनल जीन फंड का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। सो होपफुली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से समझ आया होगा कि हमने स्टार्ट किया कैसे किया, आईपीपीसी से किया, ठीक है। लेट्स रिवाइज क्या क्या हमने देखा आज के सेशन में, क्या क्या हमने देखा। हमने Why did I tell you कि हमारा जो मीटिंग हुआ था सितंबर में, मीटिंग हुआ था, किसका हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को हुआ था। ये किस लिए है मैंने बताया, हाउ इट इज डिफरेंट आईपीओवी, ये हमने बताया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशन, ये कन्वेंशन से डिफरेंस क्या है। देन मैंने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट क्या है, हमने ये क्यों लाया। हमने इसको साइन नहीं किया, लेकिन ट्रिप्स के अंडर वी हैव एन ऑब्लिगेशन, लेकिन वी वांटेड अ बैलेंस कि हम फार्मर्स की राइट्स भी प्रोटेक्ट करें एंड ब्रीडर्स की भी राइट प्रोटेक्ट करें। तो फिर हमने फार्मर्स का डेफिनेशन देखा, ब्रीडर्स का डेफिनेशन देखा। लेकिन क्या है, ब्रांडेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलिंग ब्रांडेड सीड्स का कौन कर सकता है, ब्रीडर्स, जिसने डेवलप किया है। लेकिन फार्मर्स का राइट क्या है, वो सेव कर सकता है, रीसो कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, जो भी उससे फूड प्रोडक्ट्स निकले हैं, वो सीड भी क्यों ना हो, उसको बेच सकता है। ये किसके राइट्स है, ये सारे फार्मर्स के राइट है। नेशनल जीन फंड में क्या रोल है, ये भी देख लिया, कौन से एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश होता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी हमने देख लिया, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्लेस पर्सपेक्टिव। होप ये सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन होप आई थॉट कि आपको एक्सप्लेन करूं चीजों को, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी, लेट्स रिवाइज। फर्स्ट पार्ट से हमने क्या देखा, हमने कॉफी देख लिया, कॉफी के हमने क्या क्या देखा है अभी तक, लेट्स रिवाइज। हमने कॉफी के टाइप्स देख लिया, कॉफी हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है आई गेस। लैटराइट सॉइल्स तक हमने पहले ही रिवाइज कर लिया, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल, एफएओ का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, ठीक है। एफएओ का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। ब्लैक सॉइल आपको पता चाहिए, सेल्फ फ्लोइंग, डेक्कन प्लेटू, कौन सा इसमें रिच है, कौन से डिफिशिएंसी है, नाइट्रोजन फास्फोरस में, ऑर्गेनिक मैटर कम है इसमें, ठीक है। कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं मेजरली आपको पता चाहिए, कॉटन, वीट, जोआर, लिंसीड, ग्राउंडनट भी ग्रो होता है लेकिन नॉट आइडियल सॉइल, ठीक है। एफएओ क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या रोल है, हाउ इट इज डिफरेंट, कौन से रिपोर्ट्स है, ये सारा पीडीएफ शेयर करूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज बाय एफएओ एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड एफएओ, तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है अंडर एफएओ। क्या एम है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट फॉर प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पेस्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट पेस्ट, तो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेस्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो ये पेस्ट रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। दिस अलोंग विद थ्री अदर दिस कन्वेंशन अलोंग विद दिस कोडेक्स एलिमेंटस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ आर नोन एज थ्री सिस्टर्स ऑफ WTO which works towards implementing sanitary and phytosanitary measures, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटस, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स क्या है, कोडेक्स एलिमेंटस कमीशन क्या है, किसने एस्टैब्लिश हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था,
क्या है, क्या चीजों पर स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट वैल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल कंटेंट, ये सारी चीजों पर ये यह क्या करता है, चेक करता है, आपके स्टैंडर्ड्स देता है कि क्या इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, कितना, मतलब कंटेमिनेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ये कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के अंडर हम एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव एंड ग्रीन अर्बन ओएसिस, दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ग्रीन सिटीज 2020 में था, उसके बाद हमने ग्रीन अर्बन ओएसिस, ग्रीन अर्बन ओएसिस में हम ड्राई अर्बन एरियाज को कन्वर्ट करेंगे ग्रीन अर्बन एरियाज में, तो एंड मेजरली फोकसिंग ऑन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज पर फोकस करता है, एंड ड्राई लैंड सिटीज इनटू ग्रीन अर्बन ओएसिस में हमको इसको कन्वर्ट करना है, उनके रेजिलियंस बढ़ाना है। ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव में हम अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूव करेंगे, साइड बाय साइड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट करेंगे, 1000 सिटीज को डेवलप करना है बाय 2030, तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इस उसके बाद हमने देखा कि 9th सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर आया था, तो इसको प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी क्यों बोलते हैं, इसका एम क्या है, इसका एम है sustainable use, fair use of plant genetic resource and focusing and using this plant genetic resource for the benefit of food and agriculture, for benefit of farmers. It gives excessive focus towards for distributing the benefits towards farmers. For those who are focusing on conservation of plant genetic resource, उस पर ज्यादा फोकस देता है, बेनिफिट शेयरिंग पर फोकस देता है, ये आपको पता चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी के बाद आपको मल्टीलैटरल सिस्टम पता चाहिए। सो अंडर दिस मल्टीलैटरल सिस्टम व्हिच इज पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, व्हिच गिव्स एक्सेस टू एवरी मेंबर टू क्रॉप्स व्हिच आर कवर्ड अंडर दिस, तो सबको एक्सेस मिलेगा अंडर दिस मल्टीलैटरल सिस्टम, ठीक है। आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट वैरायटीज, व्हिच दिस फोकसेस ऑन ब्रीडर्स एंड देयर आईपीआर, ठीक है, बट इंडिया ने रिजेक्ट किया है। ट्रिप्स के अंडर भी वी हैड ऑब्लिगेशन, तो इंडिया सेड कि हम प्लांट्स को हम आईपीआर प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन हम कुछ ऑल्टरनेटिव वे लाएंगे टू इंप्लीमेंट ट्रिप्स। तो हमने हमारा खुद का एक्ट लाया, कौन सा, खुद का एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट। तो इसमें ब्रीडर्स को भी राइट दिया एंड फार्मर्स को भी राइट दिया। ब्रीडर्स को राइट दिया कि ब्रांडेड सीड्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेलिंग ये सिर्फ ब्रीडर्स कर सकते हैं। फार्मर्स के राइट है वो सो कर सकता है, रीसो कर सकता है, सेल कर सकता है, उससे जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसको बेच सकता है, तो ये सारे किसके राइट है, फार्मर्स के राइट है। नेक्स्ट इज वी हैव राइट्स ऑफ रिसर्चर्स आल्सो, ठीक है, ये भी राइट्स दिए। जीन फंड भी दे दिया, जीन फंड इज एस्टैब्लिश अंडर, ये सेम एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है।